हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं। उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एग्जाम्स में आपको दिखाई दे सकते हैं। एक्चुअल में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप भी होंगे, हर तरीके का होगा। स्टार्टिंग हम फर्स्ट फ्लाइट से करेंगे, देन हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को भी करेंगे पूरा। लेकिन आपको ध्यान इतना सा रखना है कि जो भी क्वेश्चंस ये करवाए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स या सैम्पल पेपर्स में से हैं, तो इनको तो मिस करना ही नहीं है, ठीक है ना। और उनसे आपको एक आइडिया भी लग जाता है ओवरऑल कि भाई मैं अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ तो शायद मैं इस बार का पेपर भी कर पाऊंगा। तो आपको खुद पता चल जाता है कि यार आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Read the following extracts and answer the questions for any one of the given two. तो अब आपको क्या दिया है, यहाँ पर extract दिया है 2 stories about flying का। his first flight से ही हमारी किताब का नाम भी ये है और चैप्टर के नाम पे ही किताब का नाम दिया गया है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. ठीक है, ये दिया है हमको। आइए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। State any one inference about the parents of the baby seagull from the given statement. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. इससे आपको ये बताना है कि क्या समझा आपने कि किस टाइप के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको लगता है कि हमारे सीगल, यंग सीगल, बेबी सीगल जो है उसके होंगे। सो दे वर केयरिंग येट स्ट्रिक्ट। देखो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर जो है बच्चों को किया जाता है, जिसकी वजह से आई थिंक बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, बहुत ज्यादा इजीली उनको बहुत बुरा भी लग जाता है चीज़ों का। वो स्ट्रांग नहीं बन पा रहे। तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ, बट कुछ लेवल का होना चाहिए। और केयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कुछ कहो ही ना। तो यहाँ पर भी देखो, दे वर केयरिंग येट स्ट्रिक्ट, कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे पर स्ट्रिक्ट भी थे। दे वॉन्टेड हिम टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। जस्ट अ मिनट। एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है, अब सही आ रहा है ना लाइट। हाँ, तो आप अगर चाहते हो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना, कॉन्फिडेंट बनाना, तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद स्टार्टिंग में आपको 5 साल खूब प्यार देना चाहिए बच्चे को, बोलते हैं। बहुत जो बच्चा चाहता है उस टाइप का प्यार दो, है ना। 5 साल के बाद आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओ, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चा एक बार बड़ा हो जाए, 20 साल तक मुझे लगता है कि अगर हो जाए, जब वो थोड़ा सा निकल ले आगे, तो फिर आप उसके दोस्त बन जाओ। इट्स ऐसे बोला जाता है, करना चाहिए, ठीक है। सो वेयर डिड द लिटिल सीगल स्लीप एट नाइट? जो लिटिल सीगल है वो कहां पर सोया रात में? ही स्लेप्ट इन अ लिटिल होल अंडर द लेज। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन, 2 लाइन में आंसर लिख दो बस, उससे ज्यादा लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है हमको। ये 1-1, 2-2 नंबर के तो सवाल होते हैं, तो 1 नंबर के सवाल में कितनी लाइनें लिखोगे? हद मार के 2 लिख दो, इससे ज्यादा नहीं लिखनी होती। उसने बस यही तो पूछा कि वेयर डिड द लिटिल सीगल स्लीप एट नाइट, तो उसने जगह पूछी, हमने बता दी कि ही स्लेप्ट इन अ लिटिल होल अंडर द लेज एट नाइट। खत्म बात, हो गया काम। आगे बढ़ते हैं। Which factors contributed to the young seagull's reluctance to fly despite the encouragement and threats from his parents? Elaborate in about 40 words with reference to the extract. कह रहे हैं कौन से फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द यंग सीगल्स रिलक्टेंस टू फ्लाई,
है ना, कि भाई यंग सीगल जो है वो उड़ना ही नहीं चाह रहा था, लाइक उड़ ही नहीं रहा था, ठीक है, वो क्यों नहीं कर पा रहा था, वो एनकरेजमेंट उसके अंदर क्यों नहीं आ रहा था, एंड थ्रेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ठीक है, कि इतना सारा एनकरेजमेंट उसको दे रहे हैं हर जगह से, लेकिन खुद के अंदर क्यों नहीं आ रहा था, इतने सारे थ्रेट्स लोग दे रहे कि हम तेरे को यहीं छोड़ देंगे, है ना, तू यहीं सड़ियो, तू यहीं मरियो, तू यहीं भूखा रह जाएगा। इलेबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स विद रेफरेंस टू दी एक्सट्रैक्ट, तो अब हमको 40 वर्ड्स में इलेबोरेट करना है। आइए, he was afraid his wings would not support him, वो बहुत ज्यादा मतलब अंदर ये सोच रहा था कि अगर मैं कूदा तो मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, और यही उसको डर लग रहा था कि मैंने छलांग लगाई और मेरे पंख नहीं फैलेंगे, है ना, और मैं तो एकदम मतलब मर जाऊंगा, तो इस वजह से वो ये नहीं कर पा रहा था। feared falling into the sea and lacked self confidence, अब उसको पहली बात तो समुद्र में गिरने का डर लग रहा था एंड उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। डिस्पाइट हिज पेरेंट्स एनकरेजमेंट एंड थ्रेट्स, उसके पापा मम्मी एनकरेज भी कर रहे हैं, उसको डरा धमका भी रहे हैं कि हम यहीं छोड़ देंगे तेरे को, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ पा रहा था, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी। He was unable to muster up that courage, right? So the plunge seemed too desperate to attempt, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट लग रही थी कि भाई नहीं कर सकती मैं ये चीज, है ना, बहुत मुश्किल लग रहा था उसको कि मैं ये छलांग जो है वो नहीं लगा पाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा वाला जो पैसेज दिया है वो दिया है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से, तो दोनों ऑप्शंस हैं, उनमें चॉइस है। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कॉट, he struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. उसकी तो हालत खराब हो गई। मिसेस पंफ्री भी लगी, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, right? She was sure he would pine and die if he did not see her every day. और उसको ये लग रहा था कि भाई मर ही जाऊंगी मैं अगर मैंने ट्रिकी को रोजाना नहीं देखा तो मैं अपने से दूर जो है वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। पर मैंने वहां पे थोड़ा सा क्या किया थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैंने अपना मन जो है वो किया कि भाई नहीं नहीं अगर करा नहीं तो ये तो बिल्कुल मर ही जाएगा, और वो माना उससे प्यार करती है बट उसको अक्ल नहीं है ना, ये वाली चीज जो है लगेगी। The author firmly proposed the need to remove Tricky from the house for a specified period. Elaborate the reason for doing so in about 40 words. अभी author जो है उन्होंने firmly, ठीक है, proposed the need, उन्होंने सामने रखा कि भाई ट्रिकी को घर से ले जाना पड़ेगा और इतने समय के लिए for a fortnight हमें ले जाना पड़ेगा। Elaborate the reason for doing so in about 40 words. जब उसने बोला ना 40 वर्ड्स में लिखो, 40 वर्ड्स में मतलब 4 लाइन में लिखो, ठीक है, जितने भी वर्ड्स बोले उतनी लाइंस में लिख दो। 40 वर्ड्स 4 लाइंस, 100 वर्ड्स 10 लाइंस, ठीक है ना, 120 वर्ड्स 12 लाइंस, 160 वर्ड्स 16 लाइंस। हम एक लगा के चलते हैं अप्रॉक्स कि हम एक लाइन के अंदर कम से कम 10 वर्ड्स तो लिखते ही होंगे। अब बाकी आपकी हैंडराइटिंग पर डिपेंड करता है, अपना अपना अनुमान लगा लीजिएगा। ट्रिकीज हेल्थ हैड वर्सनड ड्यू टू ओवरफीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ट्रिकी की जो हेल्थ थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, किस किस वजह से? ओवरफीडिंग, कि उसकी मिसेस पंफ्री इतना उसको खाना खिलाती, इतना खाना खिलाती और अनशंट खाना खिलाती थी कि भाई हेल्दी खिला रही हो तो भी बंदा सोचे, पर नहीं, बहुत ही अनशंट खाना खिला रही थी। और ओवरफीडिंग की वजह से और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हम बोलेंगे कि उसकी ये हालत हो गई थी। द ओनली वे टू सेव हिम वाज टू कीप हिम अवे फ्रॉम हिज ओनर्स पैम्परिंग। तो पहला तरीका था कि उसको अपने ओनर की जो पैम्परिंग है उससे दूर लेकर जाया जाए। लाइक मिसेस पंफ्री का जो पैम्परिंग है, वो जो उसको भर भर के ठूस ठूस के खाना खिला रही है, उससे उसको दूर ले जाया जाए। 2 दिन फास्टिंग कराएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा।
प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड डाइट एंड अलाउ नेचुरल रिकवरी इन अ हेल्दियर एनवायरमेंट। तो उसको क्या किया जाए, एक कंट्रोल्ड डाइट दिया जाए और नेचुरल रिकवरी होने दी जाए एक हेल्दियर एनवायरमेंट में। उसको कोई ऐसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। उसको सिर्फ और सिर्फ पानी पे रखा गया और उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। कुछ दिन अपने आप वो एक्टिव होने लगा, अपने आप वो ठीक होने लगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको इतना खिला खिला, मतलब खाना ही तो उसकी बीमारी थी। और ट्रिकी वाज लाइक कि भाई अगर उससे कोई पूछ रहा है और उसका पेट भरा हुआ है तो भी वो मना नहीं कर सकता है खाने को, उसका वो वाला नेचर था। ठीक है, अगला, मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट हर कैरेक्टर, मेंशन एनी वन रीजन। अबे मिसेस पम्फ्री की हालत क्यों खराब हो गई थी, कोई एक रीजन बताओ। ठीक है, हाँ, उनके कैरेक्टर के बारे में भी इससे क्या पता चलता है, भाई किस तरीके की लेडी थी उसके बारे में क्या पता चलता है। So she was deeply attached and overprotective towards Tricky, showing her emotional and caring nature. कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अटैच्ड थी, ओवरप्रोटेक्टिव थी और वो बहुत ही इमोशनल और केयरिंग नेचर जो है वो दिखाती है ना। तो ऐसा बोला जाता है ओवर है हर एक चीज में, देखो यही बोला जा रहा है ना, इमोशनल है, केयरिंग है, पर ओवर प्रोटेक्टेड है ना, डीपली अटैच्ड है। तो हर एक चीज ज्यादा है, अटैच्ड है, डीपली अटैच्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फायर एंड आइस से बहुत बार देखा गया है, उठाकर स्टैंजा दे दिया जाता है। एंड अच्छी पोएम है, मीनिंगफुल है। सीधा सवाल बनता है कि क्या फायर क्या है, आइस क्या है, किस चीज के सिंबल है और पोइट ने क्यों यूज किए हैं, वो ये क्वेश्चन होता है। इसी सिंबल पे क्वेश्चन बनता है इस वाली पोएम में से, है ना। अब द स्पीकर ऑफर एविडेंस टू सपोर्ट, द स्पीकर ऑफर्स एविडेंस टू सपोर्ट हिज प्रेफरेंस फॉर वन थ्योरी ओवर द अदर, मेंशन द एविडेंस। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों को भी अगर कोई भी क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से दिया जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, उस आंसर के अंदर बताना जरूर कि भाई फायर किसका सिंबल है और आइस किसका सिंबल है। ठीक है, फिर पूरी चीजें करना। सो यहां पे बोल रहे हैं एविडेंस देना है हमको। हिज ओन एक्सपीरियंस विद डिजायर कन्विंसेस हिम दैट इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव लाइक फायर। तो उसका जो खुद का एक्सपीरियंस था डिजायर के साथ, वो चीज उसको कहीं ना कहीं कन्विंस करती है दैट इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव लाइक फायर, कि भाई ये जो है फायर जैसा, जो डिजायर्स होते हैं हमारे, जो ग्रीड होती है हमारी, जो लस्ट होती है हमारी, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है और जैसे फायर होती है वैसे ही ये सब होती है। तो इनको कंपेयर किया गया। तो स्टार्टिंग जब भी करो आंसर की उसी से करना कि इन दिस पोएम फायर रिप्रेजेंट्स ये, आइस रिप्रेजेंट्स ये, एंड देन लिखो हिज ओन एक्सपीरियंस विद फायर with desire convinces him that it can be destructive like fire, कि वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। किसके जैसे, फायर के जैसे। क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़ जाए। चलिए, what is the prediction of the poet about how the world will come to an end? Answer in about 40 words. See, क्या प्रेडिक्शन थी पोएट की अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, कि भाई ये दुनिया जो है इसका अंत किस तरीके से होगा, इसके रिगार्डिंग क्या प्रेडिक्शन थी। सो देखिए, द पोएट प्रिडिक्ट्स दैट द वर्ल्ड विल ईदर एंड इन फायर सिंबलाइजिंग डिजायर और इन आइस सिंबलाइजिंग हेट्रेड। कि पोएट जो है वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जो दुनिया है वो या तो उसका अंत होगा फायर या उसका अंत होगा किससे, आइस से, सिंबलाइजिंग हेट्रेड। तो फायर हो गया डिजायर, आइस हो गया हेट्रेड। ही बिलीव्स डिजायर इज मोर लाइकली टू कॉज डिस्ट्रक्शन। उनका मानना है कि जो फायर है ना, वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी। वो अब आग से जल्दी मरेगा इंसान या बर्फ से, लेकिन मतलब कहने वाली बात है कि बर्फ जो है वो धीरे 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 इट वर्क्स लाइक स्लो पॉइजन, बट फायर तो एकदम से फैलती है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है ना। इज इक्वली केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द एंड। कॉमेंट ऑन द ओवरऑल मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट। मुझे क्या करना है, ओवरऑल मूड जो है एक्सट्रैक्ट का उस पर कॉमेंट करना है।
द मूड इज कॉन्टेम्पलेटिव एंड कॉशनरी, रिफ्लेक्टिंग ऑन द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अच्छा, हर एक पोएम के पोएट का मूड या हम बोले टोन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि पोएम के अंदर जो पोएट का मूड दिखाया हुआ है, जो हमको टोन दिखाया हुआ है, एक्चुअल में हमें वो, ठीक है, पता हो। यस, ठीक है। Just a minute. फायर एंड आइस से अगर प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं बोल रही हूं कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस भी ना, जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस है, मैं प्रीवियस ईयर का पेपर ही अभी देख रही थी, ठीक है, तो हाँ, वहां से भी काफी सारे सवाल जो है उठकर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मूड कैसा है यहाँ पर? कॉशनरी। मूड कैसा है यहाँ पर? कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेटिव मतलब डीप थिंकिंग वाला, जो नहीं होता है कि बहुत गहरा सोच रखे है कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो काफी डीप थिंकिंग हम बोल सकते हैं, काफी कॉन्टेम्पलेटिव कॉशनरी मूड जो है यहाँ पर पोएट का देखने को हमें मिल रहा है। टेढ़ा हो गया क्या चश्मा मेरा? चलिए, the leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion. The trees से comparison based questions में काफी सवाल देखे गए हैं, ध्यान रखना। तो इसका सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इस चैप्टर का थीम, मतलब पोएम का थीम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एग्जॉशन, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. So how does the comparison between the boughs and newly discharged patients contribute to the theme or message of the poem? Answer in about 40 words कि कैसे comparison boughs and न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के बीच में किया गया है और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स दी थीम और मैसेज ऑफ द पोएम। तो मैसेज और थीम बोला ना मैंने अभी जस्ट कि मैसेज और थीम पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द बोज लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स आर वीक, ठीक है, येट ईगर टू रिटर्न टू फ्रीडम, और वो बहुत ज्यादा उत्सुक है क्योंकि वो आजादी चाहते हैं। एंड दिस कंपैरिजन हाईलाइट्स द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्फाइनमेंट टू इंडिपेंडेंस। तो ये जो कंपैरिजन है ये हाईलाइट करता है द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन। कौन सा स्ट्रगल? कि हमें आजादी के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है वो, एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्फाइनमेंट टू इंडिपेंडेंस। और ये जो ट्रांजिशन होता है कि पहले आप कैद होते हो और फिर जब आप एकदम से आजाद होते हो, तो वो वाली चीज है ना। हाँ, कन्फाइनमेंट मतलब कैद। Why does the poet describe the bows as shuffling? bows को वो shuffling क्यों describe कर रहे हैं? The word suggests slow, unsteady movement, है ना, एक slow और unsteady movement जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की होती है, उसे लगता है कि वो ठीक हो गया बट फिर भी फुल रिकवरी नहीं हुई होती है। As the bows adjust to their new found freedom, ठीक है, yes, आगे बढ़ जाते हैं। Why does the poet describe the bows as shuffling? ये कर लिया है हमने। Answer any 4 of the following 5 questions in 40 to 50 words each. So what strategy did the mother adopt to teach the young seagull how to fly? क्या strategy जो mother है वो लगाती है to teach the young seagull how to fly, सिखाने के लिए young seagull को कि भाई उड़ते कैसे हैं, है ना। हाँ जी, बोज जो होते हैं वो होते हैं जो मोटी शाखाएं, लार्ज जो ब्रांचेस होती हैं एक पेड़ की ना, उनको हम कहते हैं, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। सो द मदर रिजॉर्टेड टू हंगर एज अ स्ट्रैटेजी। पहली चीज उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या लगाई कि भूख तो एक ऐसी चीज है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है और वो लगती है तो आप कलप जाते हैं,
शी केप्ट फूड जस्ट आउट ऑफ द यंग सीगल्स रीच, उसने क्या करा, खाने को यंग सीगल की रीच से बस थोड़ा सा दूर रखा, टेम्पटिंग हिम टू फ्लाई, जिसकी वजह से क्या करना पड़े, उसे खाने को देख के छलांग लगानी पड़े, एंड दिस नेसेसिटी पुश्ड हिम टू ओवरकम फियर, और ये जो जरूरत थी ना उसी ने उसको पुश किया कि वो अपने डर पर काबू पा सके एंड मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अपनी पहली उड़ान भर सके, राइट? आगे बढ़ते हैं. व्हाई डज द टाइगर इन द जू इग्नोर द विजिटर्स? क्यों जो टाइगर है इन द जू वो इग्नोर करता है विजिटर्स को? लाइक व्हाई, रीजन क्या है कि टाइगर जो है वो जू के अंदर जो है, जो हम लोगों के मजे के लिए, हम लोगों के फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है, तो आखिरकार वो इग्नोर क्यों करता है विजिटर्स को? व्हाट्स द रीजन? आइए देखते हैं. द टाइगर इग्नोर्स विजिटर्स बिकॉज, टाइगर जो है वो इग्नोर करता है विजिटर्स को क्योंकि he feels trapped and disinterested in their presence, क्योंकि वो बहुत ज्यादा trapped और disinterested feel करता है उनकी presence में. So his mind and instincts long for freedom in the wild, where he can hunt and roam freely, not be an object of display. तो कहते हैं टाइगर इग्नोर करता है विजिटर्स को बिकॉज, क्योंकि he feels trapped and disinterested, क्योंकि वो कैद महसूस कर रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लोग आसपास मेरे घूम रहे हैं, है ना? वो मन में सोच रहा होगा कि जंगल में छोड़ो और फिर मेरे आसपास घूम के दिखाना, फिर बताता हूं मैं तुमको. सो हिज माइंड, उसका माइंड एंड इंस्टिंक्ट्स जो है क्या करते हैं, वो उनको आजादी चाहिए, उसके दिमाग में सारा टाइम यही चल रहा होता है कि भाई आई वांट फ्रीडम, है ना? वेयर ही कैन हंट एंड रोम फ्रीली, जहां पर वो शिकार कर सके, खुलेआम घूम सके, नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले, और एक मतलब एक डिस्प्ले, लाइक एक म्यूजियम की तरह नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन के रह गया हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी जो है वो एक्चुअल में खो गई है. तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा जो है नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले. चलो 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 चलो. Why is the baker very important to the village folk? जो बेकर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं गांव के लोगों के लिए? So the baker was central to village life in Goa. पहला जो बेकर है was central to village life in Goa. ठीक है, वो गांव की जो जिंदगी है, गोवा के गांव की जो जिंदगी है उसका एक मेन पार्ट है. ठीक है, लाइक उसके बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती, वैसा वाला सीन है. सो ही सप्लाइड ब्रेड फॉर डेली मील्स, है ना, एंड स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स, इन सब के लिए वो भेजता है, मतलब बनाता है. स्पेशल ओकेजन्स पे भी ब्रेड चाहिए लोगों को, डेली में ब्रेड चाहिए लोगों को. हिज प्रेजेंस मार्क्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स, है ना, एंड हिज प्रोडक्ट्स वर अ कल्चरल स्टेपल. तो हर एक जगह उसका इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिलता है. हर एक फेस्टिवल में उसका प्रेजेंस है, उसके बिना फेस्टिवल्स नहीं हो सकते, उसके बिना मैरिजेस नहीं हो सकती है. ठीक है, तो वो एक तरीके से एक कल्चरल स्टेपल, लाइक स्टेपल होता है, बहुत ही मेन आइटम है वो. ठीक है, उसके बिना नहीं हो सकता, इट्स लाइक वो मेन आइटम है. ठीक है ना? हाँ, वो कल्चर को जोड़ के रखे हुआ है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. आगे बढ़ते. व्हाई डिड द पोएट नॉट कंसोल द ग्रीफ स्ट्रिकन बॉय व्हेन ही लॉस्ट द बॉल? तो आदमी जो पोएट जो है, नॉट कंसोल द ग्रीफ स्ट्राइकन बॉय, वो बिल्कुल भी कंसोल नहीं करते. किसको कंसोल नहीं करते बिल्कुल भी? वो जो लड़का था. दी बॉल पोएम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड काफी सारे क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं. शॉर्ट आंसर में भी मिल जाएगा, लॉन्ग आंसर में भी मिल जाएगा. कंपैरिजन, लॉस जो है इस पोएम का थीम है, तो अब लॉस और जिस चैप्टर का थीम है वहां से, है ना, तो लॉस ऑफ फ्रीडम हो जाता है बहुत सी बार. यहाँ पे लॉस ऑफ चाइल्डहुड है, तो बोल देंगे कि नेल्सन मंडेला और इधर दी बॉल पोएम वाला जो हमारा लड़का है, दोनों ने लॉस फेस किया, बट अलग अलग तरीके से. एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, बताओ दोनों का लॉस कैसा था, एक दूसरे से कैसे अलग था. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाला सीन बना के दे देंगे सवाल. ऐसे सवालों के लिए रेडी रहो. इसीलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो रीड करके जरूर जाना.
ठीक है ना। हाँ, हर एक चैप्टर का मैसेज और थीम रीड करके जरूर जाना। So the poet did not console the boy because he wanted him to learn a life lesson. पोएट जो है वो बिल्कुल भी जाता नहीं है लड़के के पास जिसने अपनी बॉल खोई, अभी अभी सामने चली गई पानी में, उसको कंसोल करने के लिए कि भाई कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, तू तो बहुत शेर पुत्तर है। वो करा ही नहीं उसने, वो नहीं करा उसने बोला कि ये इसको सीखना देना है। लाइक कोई गिर जाए तो जाके उसको उठाया नहीं है, वो खुद उठे, वो खुद अपने आप को संभाले, ये वो चाहता था। और इसीलिए उसने जाके ना उसको ये बोला कि मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, है ना, तू ले लियो, नई बॉल ला के दे दूंगा मैं तुझे, या मैं कोई बात नहीं, कुछ भी कंसोल करने की भी कोशिश नहीं की। ला के देना तो बहुत दूर की बात है, उसने बोला मैं नहीं करने वाला ये सब, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आगे जाके सबको ही सीखनी है ना। इसने अब सीख लिया, आज नहीं सीखता, कल सीखता, कल नहीं सीखता, 10 दिन बाद सीखता, 10 दिन बाद नहीं सीखता, तो वो हो जाता है एंड ऑफ इनोसेंस, एंड ऑफ वो बिल्कुल कि भाई अब बच्चा हमारा बड़ा हो गया है, वैसा वाला, है ना। So the poet did not console the boy because he wanted him to learn a life lesson. उसने बिल्कुल भी कंसोल नहीं किया लड़के को, क्योंकि वो चाहता था उसको एक लाइफ लेसन मिले। दैट लॉस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, कि जो लॉस है वो एक इनएविटेबल पार्ट है। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल पार्ट है ना। चलिए, सेविंग मनी फॉर द बस जर्नी वॉज नॉट ईजी फॉर वल्ली एक्सप्लेन। पैसे जमा करना बस जर्नी के लिए वल्ली के लिए इतना ज्यादा इजी नहीं था। एक छोटा बच्चा, उसके लिए अपनी टेम्पटेशंस को, उसके लिए अपनी चीजों को मतलब लाइक छोटी छोटी बच्चों को टॉफी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, यही सब चीजें तो चाहिए होती है, तो उन सब चीजों पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है वल्ली के लिए, छोटे बच्चे के लिए। तो हमें ये चीज ही बतानी है कि यार छोटा बच्चे को बहुत सारी चीजें होती है ना, झूले पे घूमना, और बेसिकली जब मेले में चले जाओ तो वैसे। सो वल्ली हैड टू रेजिस्ट temptations like buying sweets, toys or riding the merry-go-round. She saved every coin patiently, showing determination to afford the bus fare for her trip. So वल्ली जो है उसको सारे temptations resist करने पड़े, सारी जैसे स्वीट्स खरीदना, टॉयज खरीदना, राइडिंग मैरी गो राउंड पे वो घूमना चाहती थी, वो भी नहीं किया। शी सेव्ड एवरी कॉइन पेशेंटली, उसने एक एक बिल्कुल एक एक मतलब रुपया उसने सेव किया, है ना, पेशेंटली सेव किया, शोइंग डिटर्मिनेशन टू अफोर्ड द बस फेयर फॉर हर ट्रिप। जिससे हमें क्या दिखा? डिटर्मिनेशन दिखा। किस चीज का? वो जो बस ट्रिप उसको चाहिए थी, उसके लिए उसको जो पैसे चाहिए थे, और वो कितना ज्यादा जाना चाहती थी उस बस ट्रिप पे, वो डिटर्मिनेशन हमको वहां से दिखा। आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स? कि जो ऑजिबल है वो कैसे मैक्स से छुटकारा पाता है ना। जो हमारा ऑजिबल था वो मैक्स से कैसे छुटकारा पाता है, ये हमको जानना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स? ऑजिबल ट्रिक्ड मैक्स बाय इन्वेंटिंग अ स्टोरी अबाउट पुलिस कमिंग टू प्रोटेक्ट अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तो ऑजिबल जो है वो कैसे पागल बनाता है, कैसे ट्रिक करता है मैक्स को? बाय इन्वेंटिंग अ स्टोरी अबाउट पुलिस कमिंग टू प्रोटेक्ट अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, है ना। वो बोलते हैं कि भाई पुलिस आई है मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मेरे को भी नहीं, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने तो पुलिस को बता दिया था कि भाई देखो ऐसे ऐसे बात है ना। मैक्स fearing capture tried to escape through a non-existent balcony and fell to his death। और मैक्स जो है उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, fearing capture tried to escape through a non-existent balcony, और उसने escape करने का कोशिश किया एक non-existent balcony से, and fell to his death, और कहीं ना कहीं क्या हो गया, वहीं से गिर गया और मर गया। Why does Madame Loisel hastily depart from the ball
when her husband places a modest wrap on her shoulders. तो कह रहे हैं कि क्यों मैडम लिजेल जो है वो hastily depart, है ना, फ्रॉम दी बॉल, वो कहां से, जो पार्टी थी, जो बड़ी सी पार्टी थी, वहां से बहुत जल्दी जल्दी में क्यों निकल गई. When her husband places a modest wrap on her shoulders, जब उनका पति जो है एक नॉर्मल सा एक शॉल उसके चारों तरफ लपेट देता है, जो उसे लग रहा था कि उसकी बेइज्जती हो गई है. रीजन बीइंग, क्यों लग रहा था उसको उसकी बेइज्जती हो गई है, क्या रीजन होगा कि उसको लग रहा था कि उसकी बेइज्जती हो रही है, बताइए. क्योंकि वहां पे सब लोग बहुत अमीर थे और बहुत अमीर अमीर फर, बहुत बहुत महंगे महंगे फर उन्होंने पहने हुए थे, और यही सोच के उसे लग रहा था कि मैं अभी तो इतना सब मेरे बारे में बात कर रहे थे और अब सडनली क्या होगा, सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं गरीब हूं और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और इस चक्कर में, है ना. Madame Lizelle left hurriedly to avoid embarrassment because her modest wrap revealed her poverty. ठीक है, तो उन्हें लग रहा था भाई मेरी तो यहाँ पे पोवर्टी सामने आ गई, मेरी तो गरीबी के बारे में सबको पता चल गया. एलिगेंटली ड्रेस्ड women at the बॉल, जो बहुत सुंदर सुंदर एलिगेंट कपड़ों में आई हुई थी लड़कियां, लेडीज वहां पे, उन सब के सामने तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी. In time you will be more learned than anyone else in the village, then no one will ever be able to laugh at you. ये पूरा क्लास उससे लिया है, चैप्टर से लिया. What effect did her teacher's words have on भोली? elaborate करो कि क्या इफेक्ट जो था वो टीचर का, टीचर्स के वर्ड्स का था भोली के ऊपर. So the teacher's words filled भोली with hope and confidence. जो टीचर के वर्ड्स थे उन्होंने भोली को, filled भोली with hope and confidence, उन्होंने भोली को आशा, उम्मीद, कॉन्फिडेंस से भर दिया. She began to believe in herself, उन्होंने अपने आप में बिलीव करना शुरू कर दिया. Determined to study and improve, और वो बहुत ज्यादा डिटर्मिन थे, ठीक है, to study and to improve. Knowing education could earn her respect, और वो ये जानती थी कि भाई एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो मुझे अब इज्जत दिला सकती है. बाकी ये लोग जो मेरे पे हंसते हैं, जो मुझे किसी भी काम का नहीं समझते, जो मेरे पे ध्यान नहीं देते, दे डू नॉट केयर अबाउट मी, बोले तो ये सब मुझे अब मिल सकता है इफ आई एम एजुकेटेड. एंड साइलेंस दोज हु मॉक्ड हर, और मैं उन सबको, सबका मुंह बंद कर सकती हूँ. ठीक है, जो जो भी मेरा मजाक उड़ाया मैं उन सबको शांत कर सकती हूँ. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स. आ गए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. देखो कंपैरिजन ही शुरू हो जाता है. एनालाइज एंड इवैल्यूएट द रोल ऑफ फेथ इन अ लेटर टू गॉड एंड द सर्मन एट बनारस. अच्छा, एक चीज और, एग्जाम के अंदर ना कोई आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है. दोनों क्वेश्चंस में से जो भी इजी लग रहा है ना वही अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो बेस्ट कर पाओगे. ये मत सोचो कि अगर मैं टफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा दो चॉइस में से तो मुझे ज्यादा नंबर देंगे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, मार्क्स आपको मिलेंगे आपने जो सवाल दिया है उसका आंसर क्या लिखा है उसके ऊपर. ठीक है. सो इन अ लेटर टू गॉड, लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड लीड्स हिम टू राइट फॉर हेल्प आफ्टर अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स. तो लेटर टू गॉड के अंदर एक एक करके हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए, पहले एक चैप्टर उठाओ, फिर दूसरा चैप्टर, एक चैप्टर के बारे में कंप्लीटली लिख दो, दूसरे चैप्टर के बारे में कंप्लीटली आंसर कर दो, एंड देन कंक्लूड कर दो, दोनों को मिक्स करके. ऐसे करना होता है इसका आंसर हमेशा. तो इन अ लेटर टू गॉड में लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड लीड्स हिम टू राइट फॉर हेल्प, है ना. उसका जो अनशेकेबल फेथ था भगवान में, क्या होता है उसकी वजह से कि वो क्या करता है, भगवान को एक लेटर लिखता है जब उसकी पूरी फसल जो है वो बर्फबारी की वजह से बर्बाद हो गई थी और अब उसके पास पूरे साल खुद खाने के लिए भी और अपनी फैमिली को खिलाने के लिए भी बिल्कुल पैसे नहीं थे. सो हिज ट्रस्ट इंस्पायर्स द पोस्टमास्टर टू सीक्रेटली हेल्प हिम. उसका जो ट्रस्ट था वो इंस्पायर करता है पोस्टमास्टर को कि भाई इतना विश्वास किसी एक इंसान का कैसे हो सकता है भगवान के अंदर, और अगर आज के टाइम में ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ये एक बहुत अमेजिंग चीज है. ठीक है, और ये खत्म नहीं होनी चाहिए, है ना, और मेरे को अब इसकी मदद करनी पड़ेगी. तो इट्स लाइक भगवान बोलते हैं ना कि भाई मैं हर जगह नहीं होता बट मेरे बंदे होते हैं हर जगह, है ना. मैं खुद तो नहीं अवतार लूंगा तुम्हारी इन छोटी छोटी चीजों के लिए है ना, तो मैं लोगों को भेजूंगा.
वो ये ऐसे पोस्टमास्टर जैसे ही लोग होते हैं जिनको हमारी हेल्प के लिए भेजा जाता है, ठीक है। हाँ जी, प्रूविंग फेथ कैन इंस्पायर जेनरोसिटी, ये दिखाते हुए कि भाई जो फेथ है ये क्या कर सकता है, जेनरोसिटी इंस्पायर कर सकता है कि भाई उसने एक ऐसा जेनरस डीड किया, किसकी वजह से, उस आदमी के फेथ की वजह से, तो क्या अदरवाइज तो नहीं करता। सो इन दी सर्मन एट बनारस किसा गौतमीज फेथ इन बुद्धाज विजडम। और अब दूसरे चैप्टर में भी अगर हम देखें तो आप देखना हमेशा ना पैराग्राफ चेंज करके लिखना जब भी आप दूसरे उसका लिख रहे हो, लाइक फर्स्ट में इसका लिख दिया, देन किसा गौतमी का लिख रहे हो, तो चेंज दी पैराग्राफ एंड देन राइट योर पार्ट. So in the sermon at Banaras, Kisa Gautami's faith in Buddha's wisdom helps her realize, वो उसको मदद करता है ये realize करने में, the universality of death. क्या realize करना है? The universality of death. Her spiritual awakening transforms her grief into acceptance. उसका जो spiritual awakening है ना, उसको बाद में ये जो रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैं बेवकूफ हूं और मेरे लिए थोड़ी ना कुछ बदल जाएगा पूरी दुनिया में, उसने एक्चुअली उस लॉस को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला जब आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं, ठीक है। सो बोथ टेक्स्ट्स शो दैट फेथ वेदर इन डिवाइन पावर और एनलाइटेंड विजडम कैन गाइड पीपल थ्रू हार्डशिप, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी इन लाइफ्स ट्रायल, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोर द कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ द टाइगर इन अ टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देख लो दोनों का कॉन्ट्रास्टिंग इमेज शो किया ना, दोनों में टाइगर हमारा मेन कैरेक्टर है? बताओ, मेन तो नहीं है, दूसरे वाले में तो कई सारे जानवर बताए गए हैं जिसके अंदर एक टाइगर का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, और दूसरे वाले चैप्टर में टाइगर हमारा मेन कैरेक्टर है। तो अभी बताना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने कि दोनों का अलग अलग कैरेक्टर कैसे बताया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हाउ द कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ टाइगर इन द जू। इन अ टाइगर इन द जू द टाइगर इज शोन एज अ मैजेस्टिक येट हेल्पलेस क्रिएचर। तो टाइगर कैसा दिखाया गया है? मैजेस्टिक और हेल्पलेस क्रिएचर दिखाया है ना। पेसिंग इन अ स्मॉल केज, छोटा सा उसका केज है, उसमें ही वो चल रहा है और कुछ कर नहीं सकता। सो ही इज साइलेंट, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। वो शांत है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, और उसके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है लाइक शिकार करना है ना, घास के पीछे छुपकर दौड़ना, भागना, जो भी सर्वाइवल के लिए वो जंगलों में करते हैं, दोज आर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। तो बोले वो सब उसको अभी नहीं हो पा रहे है ना। सिंबलाइजिंग द क्रूएलिटी ऑफ कैप्टिविटी, क्या सिंबलाइज करते हुए? द क्रूएलिटी ऑफ कैप्टिविटी, वो दिखा रही है चीजें साफ कि कैद में होना कितना क्रूअल हो सकता है। द पोएम इवोक्स सिंपैथी फॉर द एनिमल्स लॉस्ट फ्रीडम। पहली चीज, पोएम जो है वो सिंपैथी कहीं ना कहीं इवोक करती है फॉर द एनिमल्स लॉस्ट फ्रीडम, है ना। हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमको उस टाइगर के लिए बुरा लगता है, हमको उस टाइगर के लिए सिंपैथी फील होती है। इन कॉन्ट्रास्ट वहीं दूसरी तरफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स डिपिक्ट्स द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। वो क्या डिपिक्ट करता है? द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि भाई जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में कैसा होता है, कितना खतरनाक होता है, उसके दांत कैसे होते हैं, वो शिकार कैसे करते हैं, एवरीथिंग। जैसे पावरफुल, फेरोशियस एंड डेंजरस वो दिखाया गया है। सो हियर द टाइगर इज एन एक्टिव प्रेडेटर एडवांसिंग टुवर्ड यू, है ना, और एक्टिव प्रेडेटर है, जैसे आप उसे देखोगे आपकी तरफ आएगा। एंड शिकारी है भयंकर वाला, रिप्रेजेंटिंग नेचर्स रॉ स्ट्रेंथ, जो क्या दिखा रहा है? नेचर का रॉ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। व्हाइल द फर्स्ट पोर्ट्रेयल इज सॉम्ब्रे एंड रिस्ट्रेन्ड, द सेकंड इज लाइवली एंड ह्यूमरस, ठीक है, क्रिएटिंग टू शार्पली डिफरेंट इमेजेस ऑफ द सेम मैजेस्टिक एनिमल। तो क्या कर रहे हैं वो? दो शार्पली डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं सेम मैजेस्टिक एनिमल की। यस और नो? बढ़िया, ठीक। चलिए आगे बढ़े। हाँ,
Answer any one of the following two questions in 100 to 120 words. How do Anil bring about a change in Hari Singh? अनिल जो है वो एक किस तरीके का चेंज लेकर आ पाता है हरि सिंह के अंदर, ठीक है. सो हरि सिंह अ यंग थीफ मेट अनिल अ काइंड एंड ट्रस्टिंग राइटर. अब हरि सिंह एक यंग थीफ, आप सोचोगे मैंने जिम में हाथ क्यों डाला, बिकॉज इट्स चिली आउट हियर, बहुत ठंडा है भाई यहाँ पे. Anil's honesty and generosity deeply affected Hari. उसने जो उसको प्यार दुलार दिया ना, उससे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर. एंड व्हेन हरी स्टोल अनिल्स मनी, और जब हरी ने अनिल का पैसा चुराया, he felt guilty because अनिल had promised to teach him. और उसको गिल्टी फील हुआ क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया था, है ना. अनिल had promised to teach him to read and write, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तुझे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, मैं तुझे नाम लिखना सिखाया, प्लस माइनस करना सिखाऊंगा. Realizing education was more valuable than quick money, उससे उसे क्या रियलाइज हुआ कि एजुकेशन ज्यादा वैल्यूएबल है ना. उसको धीरे धीरे करके पता चला भाई ये पैसा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, अगर पढ़ लिख लूंगा तो इतना पैसा तो हर बार कमा पाऊंगा, खुद से कमा पाऊंगा, और साथ साथ मुझे ऐसे भागना भी नहीं पड़ेगा, इज्जत की नौकरी मुझे मिलेगी, है ना. सो रियलाइजिंग एजुकेशन वाज मोर वैल्यूएबल देन क्विक मनी, हरी रिटर्न्ड द नोट्स. अनिल नीदर पनिश्ड हिम नॉर मेंशन्ड द थेफ्ट, ठीक है, बट इंस्टेड पेड हिम एंड कंटिन्यूड टीचिंग. ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज थी. वो आ गया वापस, उसने पैसे भी वापस कर दिए. अब क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, पैसे गीले थे, तो सुबह अनिल को पता तो चल गया था कि भाई हरी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किया है ना. लेकिन अनिल नीदर पनिश्ड हिम, उसको ना ही तो पनिश किया, ना कन्फ्रंट किया कि भाई तूने करी ना चोरी, हाँ भर दी, वो भी नहीं किया, पुलिस को भी नहीं दिया, बट इंस्टेड पेड हिम एंड कंटिन्यूड टीचिंग. पर उसको पैसे दिए और बोले मैं आपसे हर महीने तुझे पैसे दूंगा, और उसको पढ़ाया. एंड दिस ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस ट्रांसफॉर्म्ड हरी, और इसी ट्रस्ट और इसी फॉरगिवनेस ने ट्रांसफॉर्म किया हरी को, मेकिंग हिम अबैंडन थेफ्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर, जिसकी वजह से ही वो चोरी छोड़ पाया, है ना, ताकि वो एक अच्छा फ्यूचर, अच्छी जिंदगी जी सके. In what ways does think tank misinterpret innocent nursery rhymes as threats to the Martians? कि किस तरीके से जो think tank है वो misinterpret करता है ना, वो कैसे misinterpret करता है innocent nursery rhymes as threats to the Martians? कि भाई ये नॉर्मल सी जो आपकी नर्सरी राइम्स है ये आपके लिए थ्रेट है. कैसे बता, इंटरप्रिटेशन ही तो गलत थी ना. In the book that saved the earth, think tank, the ruler of Mars, completely misunderstands simple earth nursery rhymes. वो पूरे तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर जाता है उन नर्सरी राइम्स को, और उनको मान लेता है वो कि वो एक डेंजरस मैसेज है. रीडिंग हम्प्टी डम्प्टी ही बिलीव्स इट इज अबाउट हिमसेल्फ, और वो हम्प्टी डम्प्टी पोएम पढ़ के सोचता है भाई ये मेरे बारे में ही है, एंड फियर्स अ ग्रेट फॉल, है ना. सो द राइम हे डिडल डिडल convinces him that earth creatures communicate with animals. उसको लगा ये तो एनिमल्स से बातें कर रहे हैं भाई, and poses advanced space travel, है ना. So he also interprets Jack and Jill as a plan for Earthlings to attack Mars, कि मार्स पे अटैक करने का उसका वो है मतलब, and steal resources. So his overactive imagination turns harmless verses, और इसीलिए उसकी एक सेकेंड, ठीक है, चलिए. So his overactive imagination turns harmless verses into warnings. उसकी जो overactive imagination है वो कहीं ना कहीं harmless verses को warnings of invasion में change कर देती है. And this comic misunderstanding leads him to cancel the planned attack. और ये ही comic misunderstanding जो है leads him to cancel the, है ना, ये जो एक छोटी छोटी कविताओं को इन्होंने मिसइंटरप्रेट कर लिया, उसकी वजह से उन्हें जो अटैक करना था अर्थ के ऊपर वो नहीं करते हैं, राइट. आयरॉनिकली सेविंग द प्लैनेट फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन. ठीक है, और वो मार्शियन इन्वेजन से प्लैनेट को बचा लेते हैं. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर एनी वन ऑफ द 2 क्वेश्चंस गिवन बिलो. अभी अगेन एक एक्सट्रैक्ट दिया है और अब आपको आंसर करने क्वेश्चन. With a loud scream, he fell outwards and given downwards into space.
Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast, feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. ठीक है? How does the author's use of descriptive language enhance the narrative technique in the paragraph? कि कैसे author का जो ये descriptive language का use है ना, वो कैसे enhance करता है narrative technique in the paragraph? पैराग्राफ की नैरेटिव टेक्निक को कैसे करता है वो एनहांस, बताइए. सो द ऑथर्स डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, जो ऑथर की डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है वो क्लियरली पोर्ट्रे करती है. जैसे उसने एक एक चीज बताई कि उसने जंप किया और हवा ऐसे जा रही थी और उसको डर लगा, वो सब वो बहुत ही अमेजिंग है ना. वो बेबी सीगल का इंटेंस इमोशनल जर्नी हम फील कर पाते हैं कि उस टाइम पे बेबी सीगल क्या फील कर रहा होगा जब वो कूदा, right? And physical sensations during its first flight. In fact, physical sensations भी हम मतलब समझ पाते हैं. Monstrous terror and wind rushed against his breast feathers. Everything help the reader sense the seagull's experience, enhances the narrative's emotional impact. ठीक है? Makes it real. तो ये अलग अलग लाइन बना बना के लिख देना, ठीक है ना. लाइन बना बना के लिख देना. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को इसमें बताने हैं. ठीक है. The author's descriptive language clearly portrays the baby seagull's intense emotional journey and physical sensations during its first flight. ठीक है. सेंटेंस बना बना के लिखना ना, ये ध्यान रखना. How does the seagull's feelings towards the end of the extract contrast with the initial feeling of terror? कि कैसे सीगल की जो फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट, है ना, अगर आप एक्सट्रैक्ट के एंड में देखोगे, कंट्रास्ट विद द इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर, वो कैसे कंट्रास्ट करती है जो स्टार्टिंग की फीलिंग थी उससे. ठीक है. सो द सीगल्स इनिशियल फीलिंग ऑफ टेरर कंट्रास्ट शार्पली विद द सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, फ्रीडम, एम्पावरमेंट, एक्साइटमेंट एज इट लर्न्स टू फ्लाई एंड सोर्स. है ना, जब सीख जाता है तो फिर ये सब फील कर पाता है ना. उससे पहले तो डरा हुआ ही था, उसे तो लग रहा था भूखा मर रहा था, डरा हुआ था, यही सब चल रहा था. चलो नेक्स्ट है भोली से. एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड. और एकदम से भोली ने नोटिस किया कि जो टीचर है वो स्टैंडिंग बाय हर साइड. वो कहां खड़े थे? उनके बाजू में खड़े थे. स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ हंस रहे थे. व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है? भो भो भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. और उससे आगे बोल ही नहीं पाई क्योंकि हकलाती थी, स्टैमर करती थी. Then she began to cry and tears flowed from her eyes. और फिर वो रोना शुरू कर देती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, है ना. In a helpless flood. हेल्पलेस फ्लड मतलब रोक नहीं पाओगे इस तरीके से, सुबह सुबह के बहुत ज्यादा रोने लगी. So she kept her head down as she sat in her corner. नीचे मुंह रखती थी, हमेशा कॉर्नर में बैठती थी. And not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और अब देर नहीं कर पा रही थी वो कि भाई उन लड़कियों को देख ले, who she knew, जो कि वो जानती थी, were still laughing at her, कि वो अभी भी उस पर हंस रही हैं. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. और जब स्कूल की घंटी बजी तो सारी की सारी लड़कियां जो है बाहर एक साथ निकली क्लासरूम से. बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर. लेकिन भोली अपने कॉर्नर पे से बिल्कुल नहीं उठी, है ना. उसको डर लगा, तो लगा सारे चले जाएंगे जब जाऊंगी. दूर रह रही थी, हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी भी सर नीचे था. शी केप्ट ऑन सोबिंग, अभी रो रही थी. सो द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. और जब भाई टीचर ने उसको बुलाया तो वो बहुत ही प्यारी आवाज में उसको बुलाया. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. और अपनी पूरी जिंदगी में इतने प्यार से उसको कभी किसी ने नहीं बुलाया. ठीक है. सो इट टच्ड हर हार्ट. तो ये कहीं ना कहीं उसका जो दिल है वो छू जाती है. पहला सवाल देखो, पानी पी के आती हूँ.
चलिए, पानी पी लिया है हमने और पानी पीते ही हमें लगने लगी है ठंड, क्योंकि ठंड यहां बढ़ गई है बहुत ज्यादा। और इसी बात पे आगे बढ़े, बहुत सारे सवाल हो गए, मैं सोच रही थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। हाउ डज द ऑथर्स यूज, मैं ना अभी एक एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैं चैप्टर्स पढ़ रही थी सारे, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के सारे, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें। सो भाई नींद आने लगी मुझे, एक्चुअली पढ़े हुए हैं पहले सारे, बस 11th क्लास के जो थे ना वो याद नहीं आ रहे थे। मैंने कहा 9th 10th के तो पढ़ाई हुआ है, 12th मैंने बहुत पढ़ाया है, 11th 12th ही पढ़ाया है, बट ज्यादातर 12th की क्लासेस लेती थी, इसलिए 12th का भी सारा याद। 11th वाले चैप्टर्स पढ़ने लगे, भाई मेरे को नींद आने लगी। तो यही होता है जब हम बहुत ज्यादा रीड करने का काम करते हैं ना, मेरे को तो रीडिंग तो वैसे ही मेरी बहुत ही माशाल्लाह मैं कहना चाहूंगी, मेरे को बहुत नींद आती है रीडिंग में। और जबकि मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ है ना, मुझे मेरा तो हॉबी होना चाहिए भाई रीडिंग, नहीं है जरूरी है रीडिंग हॉबी हो भाई, नहीं है रीडिंग मेरी हॉबी, हाँ नहीं अच्छी लगती। हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ भोलीज पर्सपेक्टिव हेल्प बिल्ड द नरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट, है ना। सो कह रहे कैसे जो ऑथर का यूज है ऑफ भोलीज पर्सपेक्टिव, है ना, वो हमें मदद करता है हेल्प बिल्ड द नरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट। देखो क्या क्या है, प्रोवाइड्स रीडर्स विद डायरेक्ट इंसाइट इनटू हर थॉट्स, इमोशनल एंड एक्सपीरियंसेस। By experiencing the events through Bholi's eyes, easy to understand the depth of Bholi's vulnerability and distress. Allows the author to convey the impact of the teacher's kindness and the cruelty of her classmates' laughter more effectively. Draws readers into Bholi's world and enhancing their engagement with the narrative. तो पहला वाला देखो कि वो प्रोवाइड करते हैं रीडर्स को क्या देता है, वो डायरेक्ट इंसाइट देता है इनटू हर थॉट्स, कि भाई वो क्या सोच रही है, उसके क्या इमोशंस हैं, वो क्या फील कर रही है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं। दूसरा, बाय एक्सपीरियंसिंग द इवेंट्स थ्रू भोलीज आईज, है ना, कि वो भोली की नजरों से एक्सपीरियंस करो इन इवेंट्स को, वैसा वाला। इजी टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, और आसान हो जाएगा चीजों की गहराई को समझना, है ना। Yes. Allows the author to convey the impact of teachers' kindness and the cruelty of her classmates. और ये कहीं ना कहीं author को अलाउ करता है to convey the impact of teachers, ठीक है, क्या कन्वे करने के लिए, the impact of teachers ठीक है। How does the teacher's comforting demeanor contrast with the behavior of the other girls in the classroom? तो कह रहे कि कैसे टीचर का जो कंफर्टिंग डिमीनर था, बोले वो उसको आके जितने प्यार से एकदम से जैसे बुला लिया उसने, कंट्रास्ट विद द बिहेवियर ऑफ अदर गर्ल्स इन द क्लासरूम, कैसे वो बाकी की लड़कियों का जो बिहेवियर था क्लासरूम की उनसे कंट्रास्ट करता है ना। सो द टीचर अप्रोचेस, बोले देखो एग्जाम में ऐसे मत लिखा ना, तुम कहीं बोलो कि मैम आपने भी पॉइंट्स में लिखा, मैं भी नहीं नहीं नहीं, नहीं पूरा पैराग्राफ बना के लिख के आना, ठीक है। How does the teacher's comforting demeanor contrast with the behavior of other girls in the classroom? So the teacher approaches Bholi with kindness. पहली चीज अप्रोच करते हैं भोली को with kindness and understanding, offering a supportive, एक सेकेंड, ठीक है। सो द टीचर अप्रोचेस भोली विद काइंडनेस, टीचर जो है वो भोली को अप्रोच करते हैं विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑफरिंग अ सपोर्टिव प्रेजेंस एंड जेंटल एनकरेजमेंट। क्या ऑफर करते हुए, क्या ऑफर करते हुए, ऑफरिंग अ सपोर्टिव प्रेजेंस एंड जेंटल एनकरेजमेंट। The other girls display insensitivity and cruelty by laughing at Bholi's stammering and distress, और जो दूसरी लड़कियां हैं वो क्या डिस्प्ले करती है, इनसेंसिटिविटी और क्रुएलिटी
डिस्प्ले करती हैं बाय लाफिंग एट भोलीज स्टैमरिंग एंड डिस्ट्रेस। किस चीज पर हंसते हुए? वो जो स्टैमर कर रही थी, है ना, वो जिस डिस्ट्रेस में थी, राइट, तो उस पर वो लोग हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको कंफर्टेबल फील नहीं करवाते हैं। ठीक है, चलिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। अभी हमको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। ठीक है, पहला क्या है? He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. चलिए, what is the most likely reason the poet chooses to say vivid strips instead of just stating the colors of the strips? है ना, तो कह रहे हैं कि what is the most likely reason, क्या हो सकता है सबसे बड़ा रीजन? The poet chooses to say vivid strips. उन्होंने क्यों बोला vivid strips, क्यों बोला instead of just stating the colors of the strips? है ना, वो तो सीधा सीधा कलर भी बता सकते थे, बट क्यों लिखा उन्होंने he stalks in his vivid strips? क्यों, क्या जरूरत है? देखो, टू इवोक अ सेंस ऑफ इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए, है ना, पोइट लोग क्या करते हैं, ये इधर उधर के ऐसी वैसी लैंग्वेज यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पढ़ के ना रीडर को एक फीलिंग आए, ऐसा बोर नहीं हो जाए, है ना, रीडर को कुछ मजा आए, वो मजा लाने के लिए, जैसे स्पाइस ऐड करते हैं ना अपन खाने में, वैसे। सो टू इवोक अ सेंस ऑफ इंटेंसिटी, पहला, एंड लाइवलीनेस इन द टाइगर्स अपीयरेंस। ठीक है, द वर्ड विविड सजेस्ट दैट, और ये जो वर्ड है विविड, ये सजेस्ट करता है कि द स्ट्रिप्स आर नॉट ओनली डिस्टिंक्ट इन कलर, है ना, बट ऑल्सो वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ लाइफ। बहुत वाइब्रेंट है, फुल ऑफ लाइफ है। कन्वेज द आइडिया दैट द टाइगर्स मार्किंग्स आर नॉट डल और सबड्यूड बट रादर विविडली स्ट्राइकिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग। तो वो यही बोलना चाहते हैं कि जो ये टाइगर के ऊपर बेसिकली ये स्ट्रिप्स हैं, ये जो है वो डल नहीं है, वो बहुत अट्रैक्टिव है ना, अटेंशन ग्रैबिंग है। आप देखोगे बढ़िया लगेंगे आपको, एकदम दिखते ही ऐसे वाइब्रेंट लगेंगी, है ना, पॉइंटिंग टू द मैग्निफिसेंस ऑफ द एनिमल, जिससे ये पता चलता है भाई बहुत शानदार है वो, है ना, हाँ, वो बहुत ही गजब का है वो। पता नहीं कोई एक रानी थी, पद्मावती जो थी, बोलते थे वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि ये क्या कहते हैं, पानी पीती थी ना तो गले में से पानी जाता हुआ दिखता था, लाइक ऐसा उनका रंग था और इतना रूप था। तो ये एक तरीके से मेटाफर है कि भाई ऐसे मिली है कि भाई ऐसी थी, है ना, जैसे पानी भी पी रही है तो भी मतलब लाल, एकदम सुंदर, गोरी, या जो भी उनका डिस्क्रिप्शन होगा, तो बोले कि उनके गले में से पानी भी दिखता था, वैसी सुंदर, बला की खूबसूरत, है ना। तो रानी पद्मावत के बारे में ऐसा बोला जाता है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर जो है उनको बताया जाता है। ठीक है, चलिए, how does the poet reinforce the contrast between the tiger's confined environment and its internal emotions? कैसे poet reinforce करते हैं the contrast between tiger's confined environment, tiger का जो confined environment है, and उसका जो internal emotions है, कैसे ये दोनों चीजों में वो contrast show करते हैं, बताना है हमको by using word quiet twice in the given line. like quiet rage बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, like quiet rage बोल रहे हैं, velvet quiet बोल रहे हैं, बार बार quiet वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि भाई कुछ कर नहीं सकता, शांत है बिल्कुल, अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, अपनी बात नहीं रख सकता। ठीक है, Belinda paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. Examine the portrayal of Blink in the given
लाइंस। तो ब्लिंक का जो पोर्ट्रेयल है ना, वो हमको एग्जामिन करना है। तो देखो, ब्लिंक्स रिट्रीट इज पोर्ट्रेड एज अ कैलकुलेटेड एंड स्विफ्ट मूवमेंट। वो जो वापस निकल लिया, मैदान छोड़ के भाग लिया ना, वो दिखाया गया है कैलकुलेटेड और स्विफ्ट मूवमेंट की। पता भी नहीं चला, इतनी देर में गायब हो गया, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। टू सेफ्टी। नेक्स्ट है द इमेजरी ऑफ ब्लिंक्स स्ट्रेटेजिकली माउस होलिंग सजेस्ट्स अ क्विक एंड कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स to the perceived danger, highlighting Blink's instinctual survival skill in the face of adversity। है ना, क्या हाईलाइट करते हुए? उसका instinctual survival skill हाईलाइट करते हुए in the face of adversity। ठीक है, चलो। What kind of picture is painted by the poet through the line ink trickled down to the bottom of the household? क्या पिक्चर जो है, what kind of picture is painted by the poet through the line ink trickled down to the bottom of the household? तो देखो, in this context, इस context में the picture painted is that of a slow and silent descent with ink trying to avoid drawing attention to itself, ink seeking safety in a cautious and inauspicious manner। क्या हो रहा है ये? तुम्हें एग्जाम में ऐसे मत लिखाना भाई, ये जो स्लैश स्लैश दे के लिख रखा है, ये तुम्हें पॉइंट्स दे रही हूं मैं, आंसर अपना बना के लिखना। हाँ, ठीक है। एक मिनट। ओके, चलिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो पिक्चर पेंट किया है इज दैट ऑफ अ स्लो एंड साइलेंट डिसेंट, कि चुपचाप स्लो और साइलेंटली निकल लिया। अ डिसेंट विद इंक ट्राइंग टू अवॉइड ड्रॉइंग अटेंशन टू इटसेल्फ, और कहीं ना कहीं वो क्या कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे पे ध्यान जो है वो ना जाए, राइट इसी चीज का ट्राई कर रहा था। सो जैसे जैसे वो नीचे एक तरीके से उतरा, नीचे उतरा के जैसे जैसे वो भगा वहां से उसका जाना, है ना, अ डिसेंट विद इंक ट्राइंग टू अवॉइड ड्रॉइंग अटेंशन टू इटसेल्फ, इंक सीकिंग सेफ्टी इन अ कॉशियस एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस मैनर। तो वो सेफ्टी चाहता था भाई, उसका और कुछ नहीं था। वो बोला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पे ध्यान जाए, मैं तो जा रहा हूं यहां से, है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत बड़े सिकंदर बन रहे थे। How does the ignorance about Midgebill as a creature in the urban environment of London reveal insights about people's perceptions and knowledge regarding animals? कि कैसे जो ignorance है ना, about Midgebill as a creature in the urban environment of London reveal insights about people's perceptions and knowledge regarding animals। कैसे चेंज करता है वो, है ना भाई। गांव शहरों में देखा ही नहीं था मिजबिल जैसे कैरेक्टर को किसी ने, ऑटर्स देखे ही नहीं थे भाई किसी ने। पूछते अलग अलग अनुमान लगाते, क्या है ये, क्या है ये, क्या है वाले, है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वैसे बहुत गेस वो लगाते हैं। सो हाईलाइट्स अ जनरल लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एक्सोटिक एनिमल्स। पहली चीज कि भाई बिल्कुल जनरल एक्सोटिक एनिमल्स के बारे में लैक ऑफ नॉलेज है। डेमोन्स्ट्रेट्स अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स एनिमल स्पीशीज, है ना, और क्या करते हैं वो दिखाते हैं लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स एनिमल स्पीशीज, कि भाई ये जो अलग अलग एनिमल स्पीशीज है इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है लोगों को। पीपल में बी अनफेमिलियर विद ऑटर्स एज पेट्स। लोग अक्सर ऑटर नहीं पालते, इसलिए उनको पता नहीं था ये क्या है।
मे नॉट रिकॉग्नाइज देम आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो हो सकता है कि भाई अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते तो लोग पहचान लेते, बट क्योंकि वो किसी का पेट था इसलिए लोग सोचे कि ये कौन पालता है भाई, कुछ और तो नहीं है ये, है ना, वो वाला सीन हो जाता है। तो वो दिखाता है एक और चीज कि भाई या जो शहर के जो लोग होते हैं उनका एक डिस्कनेक्ट होता है ना, उनका कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं होता है नेचुरल इन्वायरमेंट से या मतलब बाकी की सारी चीजों से जहां से पता चले, क्योंकि वहां पे है ही नहीं, जंगल तो है नहीं ना, वहां पे जानवर तो है ही नहीं, वहां पे इंसान बसे हुए, कॉन्क्रीट जंगल है ये तो। सो पीपल मे बी अकस्टम्ड टू अर्बन वाइल्ड लाइफ, और क्योंकि उनको शहरी जिंदगी की आदत है, दुनिया का पता है, सच एज पिजन्स एंड स्क्विरल्स, बट लेस familiar with species like otters। तो बोले जो शहरों में स्पीशीज दिखते हैं वो पता होंगे उनको, जो जंगलों में होती हैं या जहां भी होती हैं वो उनके बारे में उनको कैसे पता होगा, ठीक है। हेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू मिसकंसेप्शंस अबाउट मिचबिल, ठीक है। हाँ, इसी वजह से तो उनको मिसकंसेप्शन होते हैं ना कि भाई मिचबिल ये है, मिचबिल वो है, मिचबिल ऐसा है, मिचबिल वैसा है, भाई ये वाला तो उनको पता ही नहीं बंदा जानवर है कौन सा। How does the imagery of the trees movement from the house to the forest in trees reflect broader themes of liberation and growth in human experiences? So he's saying कैसे जो trees की जो imagery है ना, movement from house to the forest, और वो जो घर से forest का वो image जो show किया जा रहा है, रिफ्लेक्ट ब्रॉडर थीम ऑफ लिबरेशन। लाइक इतना ही केवल नहीं है पर एक बहुत बड़ा थीम, दैट इज लिबरेशन जो एक थीम है, एंड ग्रोथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो थीम है उसको कैसे दर्शाती है, हमको ये पूछा गया है। सो द ट्रीज ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द हाउस रेप्रेजेंट। अब आप देखो आंसर्स में ना आपको लग रहा है हम कहीं पे भी समरी लिख रहे हैं और वी आर राइटिंग कोई स्टोरी पूरा आंसर में, नो राइट, वी आर एक्चुअली आंसरिंग द अंडरस्टैंडिंग, है ना, जो हमको चैप्टर पढ़ के हुई, हमने से ये सीखा, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, वो चीज हमने सीखी, ठीक है। सो द ट्रीज ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द हाउस रेप्रेजेंट डिजायर फॉर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है एज दे मूव टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, और जैसे जैसे वो फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हैं, अ सिंबल ऑफ अनटेम्ड नेचर एम्बडी द जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है दिस मूवमेंट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन क्वेस्ट फॉर लिबरेशन फ्रॉम नॉर्म्स एंड पर्सनल लिमिटेशन। तो दो एस्पेक्ट्स दिखाए थे, पहला कि भाई हम जंगल काटे जा रहे हैं, घरों में पेड़ लगाते रहते हैं, जबकि जंगलों में लगाने चाहिए क्योंकि वो जो काम करते हैं वो घर में रह के नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे महिलाएं से बोला जा रहा है कि भाई पेड़ जो है महिलाएं हैं कि भाई वो जो कर सकती है वो घर में रह के नहीं कर सकती ना, जितना टैलेंट है वो कैसे दिखाएंगी, बाहर जाएंगी दुनिया में लड़ेंगी, है ना, अपने हक के लिए बात करेंगी, अपना काम करेंगी, मेहनत करेंगी तो बता सकते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो जैसे पेड़ घर में लगाने से वो किसी को भी छाया नहीं दे सकता, है ना, जो उसका काम है लोगों को छाया देना, जो किसी के लिए घर नहीं बन सकता, पक्षियों के लिए जो किसी का खाना नहीं बन सकता बाहर जिनका वो काम है, बोले तो फिर उसका तो काम ही क्या खराब हो गया ना। वैसे महिलाएं भी तो है, वो बोले कि तुम दोनों चीजें कर सकते हो, दो परसेप्शंस रख सकते हो, एक कि भाई ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हुए जा रहा है, उसको हाईलाइट करने के लिए पोइट ने लिखा है, दूसरा कि ह्यूमन महिलाएं बोली गई हैं कि घर के अंदर रहती हैं तो वो बाहर जाना चाहती है, लिबरेशन चाहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं और ऐसे वैसे, ठीक है। Inherent growth that comes with embracing change and venturing into new territories। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। ना 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 टा 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 टा, है ना। कुछ सवाल, अभी 1 घंटा तो हो गया हमको, 1 घंटा और, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से। चलिए, what does Mr. Harriot mean by happy period for himself and his partners? Explain। क्या मिस्टर हैरियट जो है उनका मतलब था हैप्पी पीरियड से। तो आपको याद होगा, है ना, हमारा ट्रिकी आके जब रहा था
मिस्टर हैरियट के पास, तो उनको बहुत खाने की चीजें आती थी उनके पास, है ना, और भिजवाती थी मिसेस पम्फ्री, तो ही वॉज वेरी एक्चुअली हैविंग अ गुड टाइम, है ना, तो उसको लग रहा था भाई क्या बढ़िया, उसको तो दे नहीं सकते खाने के लिए, खुद खाता था, मौज करता था, बट कहीं ना कहीं हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी लगता है वो कि उसने उस चीज का फायदा नहीं उठाया, वो चाहता तो ट्रिकी को और दिन अपने पास रख सकता था एंड ही कुड हैव एंजॉयड, राइट, कि भाई ये सब चीजें, बट ही डिडंट, है ना, उसने नहीं किया ऐसा. So yes, the happy period was the time when the surgery was flooded with delicacies sent by Mrs. Pumphrey. तो हैप्पी पीरियड वो समय था जब सर्जरी जो है was flooded with delicacies sent by Mrs. Pumphrey, कि भाई भरी रहती थी सर्जरी पूरी, जो भी चीजें बढ़िया बढ़िया खाने की, जो भी ब्रांडी, वाइन, एग, एवरीथिंग, चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग, जो चीजें मना की थी. आप ये सोचिए मिसेस पम्फ्री के पास अगर छोड़ देते ट्रिकी को, क्या हालत हो जाती उसकी, है ना, क्या हालत हो जाती है उसकी, सोचिए. सो शी सेंट इन अ लॉट ऑफ आइटम्स लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी. दूसरा, however the doctor did not feed the entire stuff to ट्रिकी, वो पूरा नहीं खिला सकता, उसको तो फास्टिंग पे रखा हुआ था भाई, है ना. सो इंस्टेड द एंटायर सर्जरी हैड लैविश फीस्ट्स एंड एंजॉयड, और इसीलिए बढ़िया बढ़िया खाना उनको मिलता रहा और उन्होंने वो पूरा एंजॉय भी किया. Next question, we are often over indulgent toward people we care about. Please make sure, इस टाइप का क्वेश्चन काफी है, ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि इस चैप्टर का थीम है ये, है ना, कि भाई ओवर केयरिंग नेचर भी खराब होता है, ओवर पैम्परिंग जो होती है वो भी खराब होती है ना, इतना नहीं करना चाहिए. इससे ओवर इंडल्जेंट, देखो कि भाई वी आर ऑफन ओवर इंडल्जेंट टुवर्ड पीपल वी केयर अबाउट, ये जो हम जिन लोगों की केयर करते हैं ना, फिर हम उनको लेके बहुत ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं कभी कभी, है ना. तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ठीक है, तो हमको इस चैप्टर की, उसके अंदर मतलब इस चैप्टर के रेफरेंस में ये बात बतानी है. In the story, we see the mistress Mrs. Pumphrey shows a lot of affection towards her pet. तो इस कहानी में हम देख सकते हैं कि मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा लाड़ दुरार जो है वो दिखाती है टुवर्ड्स हर पेट, अपने पेट के टुवर्ड्स. हर एक्सेसिव पैम्परिंग लीड्स टू एन ओवरवेट एंड लेथार्जिक ट्रिकी. ठीक है, और इसी वजह से उनका ये जो एक्सेसिव पैम्परिंग था, इसकी वजह से तो ट्रिकी इतना आलसी हो गया, है ना, ओवरवेट हो गया. सो दिस शोज हाउ आवर अफेक्शन कैन क्लाउड आवर नेशनैलिटी एंड लीड टू आवर ओन डिस्ट्रक्शन. तो ये दिखाता है कि कैसे हमारा अफेक्शन can cloud our rationality and lead to our own destruction. ठीक है, one has to balance love and wisdom to ensure a healthy pet. बैलेंस होना बहुत जरूरी है. अगर आपको पेट को ठीक रखना है तो आप उसकी केयर करो, बट ओवर मत करो ना, उसको वो नुकसान हो रहा है उससे, फिर उसको फायदा तो नहीं हो रहा कुछ भी, है ना. तो प्यार और समझदारी का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसा नहीं है प्यारी प्यार प्यारी प्यार चल रहा है, दोनों में बैलेंस होना, समझदारी भी होनी चाहिए ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा उसके लिए, जो चीज ठीक नहीं है वो मत दो उसको. मना करा डॉक्टर ने जब एक बार, चलो तुम्हें पहले पता नहीं था, फिर डॉक्टर ने मना करा ना कि ये चीज नहीं देनी है, उसने बोला ना, तो बस. Why was Mr. Harriet shocked at Tricky's appearance? Mr. Harriet shock क्यों थे ट्रिकी की अपीयरेंस पे? वो देख के उसको उनकी हालत ऐसी कैसे हो गई, भाई ये क्या कर रखा है इसने इसके साथ, है ना. So Mr. Harriet was shocked at Tricky's appearance because the dog had become overweight. पहली चीज, dog overweight हो गया था. Mr. Harriet compared the dog to a bloated sausage, और Mr. Harriet जो है वो डॉग को एक bloated sausage से कंपेयर करते हैं, with a leg at each corner, हर एक कॉर्नर पे एक लेग. तो ये सॉसेज आपने देखा खाते हैं लोग, मीट स्टाइल में होता है, ऐसा होता है. तो ये सेइंग कि ऐसा हमारा ट्रिकी हो गया था. ठीक है, the dog's eyes were bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. It made Mr. Harriet worried about the tricky. ठीक है, तो उसकी जीभ उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी और उसका पूरा आंखें एकदम गदलाई गदलाई सी और बिल्कुल लाल और अजीब सी rheumy eyes होती है ना, जो वैसी हो गई थी. ठीक है, so it made Mr. Harriet worried about tricky. How did Mrs. Pumphrey treat Tricky? कैसे मिसेस पम्फ्री जो है वो ट्रिकी को ट्रीट करती हैं? मिसेस पम्फ्री वॉज अ यंग, रिच एंड वेल टू डू लेडी. पहली चीज, मिसेस पम्फ्री एक बहुत ही जवान, अमीर और वेल टू डू लेडी थी. शी पैम्पर्ड हर पेट डॉग. पहला, वो अपने पेट डॉग को बहुत पैम्पर करती थी एंड शी यूज्ड टू स्पेंड ऑन द वेल बीइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट. ठीक है, और वो बहुत पैसा खर्च करती थी, उसको पता नहीं क्या क्या पहनाती थी, कहाँ कहाँ सुलाती थी, गद्दे लगाती थी उसके लिए, कुशन्स होते थे उसके लिए, अलग अलग कपड़े हैं उसके लिए, वार्डरोब है पूरा का पूरा,
and she was like crazy. I think once she overfed her dog by giving him malt. एक बार तो उसको लगा इतना खिला दिया उसको, मॉल्ट दे दिया, कॉड लिवर ऑयल दे दिया, फ्रूट्स दे दिए, वेजिटेबल्स दे दिया, और क्या ऐसी चीज थी जो उसने नहीं दी, जो भी चीज नहीं देनी थी ना वो उसने दिया उसको, है ना, जो चीज उसको नहीं देनी चाहिए थी वो सब दिया उसने उसको, दिया ना। एक मिनट, एक मिनट। चलिए आगे बढ़े। yes, so that dog also loved to eat sweets. उस डॉग को बहुत पसंद था स्वीट्स वगैरह भी खाना, आइसक्रीम्स खाना एंड चॉकलेट्स खाना. so she could not be strict and deny him the sweet treats. ठीक है, और इसीलिए वो स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती थी, मतलब वो हो ही नहीं पा रही थी. सकती क्या थी, उसको लगता था कि भाई मैं इट्स नॉट पॉसिबल मैं ऐसा कर पाऊं. ठीक है, शी गेव इनटू ट्रिकीज ग्रीडी डिमांड्स. वो हमेशा गिव अप कर देती थी, लाइक शी ऑलवेज सरेंडर्ड, राइट. शी वाज वरिड व्हेन हर डॉग बिकेम लिस्टलेस. और वो बहुत चिंता में आ गई थी जब उसका डॉग कुछ खा नहीं रहा था एंड कोई जवाब नहीं दे रहा था, वॉमिटिंग ही वॉमिटिंग कर रहा था. शी कुड नॉट लिव विदाउट हिम. ठीक है. व्हाट वाज मिस्टर Harriet's strict advice? Did Mrs. Pumphrey agree to his advice? Mr. Harriet's strict advice to Mrs. Pumphrey was to restrain. क्या था एडवाइस कि भाई मत दो इसको, अपने डॉग को ये सब खाने के लिए. डू नॉट डू दैट अननेसेसरी रिच डाइट दैट वुड कॉज हिम सीरियस इलनेस. है ना, ये इतना हैवी खाना इसको मत दो, इसकी वजह से बहुत बीमार हो जाएगा. एंड टू गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. और उसने बोला कि भाई तू उसको एक्सरसाइज करवा, भाई हालत खराब हो जाएगी वरना इसकी. No, Mrs. Pumphrey did not agree to his advice. नहीं, Mrs. Pumphrey ने उनकी एडवाइस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. As she continued spoiling her dog's health by giving him rich food things like malt. और वो भाई देती रही उसको खाने के लिए अलग अलग चीजें, कप केक्स एक्सेट्रा, एंड नो एक्सरसाइज. और कोई भी एक्सरसाइज उससे नहीं करवा रही थी वो. आगे थीव्स स्टोरी के क्वेश्चन नंबर 1. What do you infer about Hari Singh from this statement? Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. है ना, अगर मैं पूरे सेंटेंस लिखने सीख गया तो शायद मैं कुछ 100 रुपयों से ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा. है ना, तो मुझे पता है ये बात. है ना, वो जब कब रियलाइजेशन होता है उसको, जब वो भाग रहा होता है पैसे लेके और वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाता. है ना, एट दैट टाइम ही रियलाइज्ड आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ few hundred rupees. है ना, Hari Singh realizes that getting education will enable him to earn more money. कि भाई अगर मैं एजुकेशन लेता हूं तो क्या होगा, मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा. एंड ही फाइंड्स द पेटी थेफ्ट्स दैट ही डज टू बी इनसिग्निफिकेंट. और इसीलिए उसको वो सारी छोटी छोटी चोरियां जो है बेकार लग रही थी. ही इज एम्बिशियस एंड वांट्स टू अर्न हिज मनी द राइट वे. और अब वो एम्बिशियस दिखाई पड़ रहा था और वो अपना पैसा सही तरीके से कमाना चाहता था. ठीक है. Why did the thief smile without any effect towards the end of the story? कि क्यों जो thief है वो स्माइल करता है बिना किसी इफेक्ट के towards the end of the story, कहानी के अंत में. जब हम अंत की तरफ जाते हैं तो the thief smiled at Anil. जो चोर है वो अनिल की तरफ स्माइल करता है, like हरी सिंह smiled at Anil. स्टार्टिंग में देखा था तो अनिल ने जब स्माइल, हरी सिंह ने जब स्माइल किया था वो बनावटी थी, पर लास्ट में जो उसकी स्माइल दिखाई गई है ना वो रियल थी, वो जेन्युइन थी. एंड ऑफ द स्टोरी इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे. है ना, द थीफ स्माइल्ड एट अनिल. थीफ भाई मुस्कुराया अनिल को देख के. बट अनलाइक एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स, दिस स्माइल वाज नेचुरल एंड फ्रॉम इनरमोस्ट कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट. वो अब की बार वाली नेचुरल थी, दिल से निकली स्माइल थी. वो बीइंग स्पॉन्टेनियस, द स्माइल वाज विदाउट एनी इफेक्ट.
ठीक है, जबरदस्ती उसने उसको प्लीज करने के लिए वो स्माइल अपने चेहरे पर नहीं लाया था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? क्या कहते हैं वो किस बारे में? अलग अलग रिएक्शंस जो थे लोगों के जब उनको लूट लिया गया। इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ ही हैज स्टडीड रिएक्शंस ऑफ सो मेनी पीपल, है ना, अपने छोटे से करियर में एज अ थीफ ही हैज स्टडीड रिएक्शंस ऑफ सो मेनी पीपल, उसने बहुत लोगों के रिएक्शंस जो हैं वो पढ़े हैं व्हेन दे आर रॉब्ड ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, ठीक है। सो ही हैज ऑब्जर्व्ड दैट द ग्रीडी पीपल शोड फियर, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो ग्रीडी लोग हैं, है ना, ग्रीडी जो लोग हैं उन्होंने डर दिखाया। द रिच शोड एंगर, जब भी किसी को लूटा गया अमीर को तो उसने गुस्सा दिखाया। एंड द पुअर पीपल शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब इंसान था उसने हमेशा एक्सेप्टेंस दिखाया कि क्या ही कर सकता हूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है ना, वो वाला सीन उसने दिखाया। हाउ डिड हरी सिंह जस्टिफाई टू हिमसेल्फ हिज स्टीलिंग अनिल्स मनी? कैसे वो जस्टिफाई करता है कि भाई मैं अगर अनिल का पैसा चुरा लूंगा तो कोई गलत काम नहीं करूंगा, है ना, वो चाहता तो नहीं था चुराना बट फिर भी उसने चुराए, तो कैसे जस्टिफाई करता है उस चीज को? देखो, हरी सिंह जस्टिफाइड स्टीलिंग फ्रॉम अनिल बाय सेइंग दैट इफ ही डिड नॉट स्टील, ये कहकर उसने पैसे चुराए कि अगर उसने चोरी नहीं की तो अनिल तो वैसे ही पैसे बर्बाद करेगा, है ना, दोस्तों पे। However, moreover, Hari believed that since Anil had not been paying him, क्योंकि अब पैसे तो देता नहीं है मेरे को, मैं इसका काम करता हूं, it was another reason for him to rob Anil. तो मैं अगर इसको लूट भी लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? इट्स नॉट रॉन्ग थिंग, ये गलत नहीं होगा बिल्कुल भी अगर मैं इसको लूट लेता हूं तो, ठीक है। चल, कितना बोलना पड़ता है यार, कितनी देर कोई बोलते हो? नहीं। अगला सवाल देखो। Why does Anil not hand over Hari Singh to the police? कि अनिल जो है वो हरि सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता है? Anil did not hand over Hari to the police because, क्योंकि if Anil had done it, अगर अनिल ने ऐसा किया होता, Hari would have never reformed, तो हरी कभी भी ठीक नहीं हो पाता। लाइक वो हमेशा चोर का चोर ही रह जाता, उसे लगता कि मैंने एक बार अच्छा काम किया तो कौन सा मेरे साथ अच्छा हुआ, तो हो सकता है कि वो कभी भी अपनी चीजें नहीं सुधारता, है ना। ही वुड हैव नेवर मेंड हिज वेज, राइट। हाँ, हाँ जी, हाँ, he would have never mended his ways, right? कभी भी नहीं किया होता उसने। Yes, okay. Anil did not hand over Hari to the would have के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है mended होगा, मैंने बोला mended. Anil did not hand over Hari to the police because if Anil had done it, क्योंकि अगर अनिल ने ऐसा किया होता, Hari would have never reformed, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा ना, कि हरी जो है वो कभी भी भाई ठीक नहीं होता, एंड ही वुड हैव गॉन बैक टू हिज ओल्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड स्टीलिंग फ्रॉम पीपल, और वो वापस से वही चीट करना लोगों को, है ना, एंड स्टीलिंग फ्रॉम पीपल, उसी पे वापस हो जाता। एंड अनिल बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था, वो चाहता था ये सुधरे भाई, कुछ तो चेंज आए इसमें। Thus by doing so he gave Hari another chance to reform, और इसीलिए ऐसा करते हुए उसने उसको एक और चांस दिया कि वो क्या कर पाए, अपनी चीजें सुधार पाए। आगे बढ़ते हैं, मिडनाइट विजिटर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु वाज हेनरी? व्हाट रोल डिड ही प्ले इन ऑजिबल्स प्लान? हेनरी कौन था, वो क्या रोल प्ले करता है ऑजिबल के प्लान में? हेनरी वाज अ सर्वर एट द फ्रेंच होटल, वो एक सर्वर था फ्रेंच होटल पे, वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, जहां ऑजिबल के पास एक रूम था। He played a vital part in helping Ozibel's plan as it was Henry's knock at the door
which frightened Max as he mistook it to be a policeman at the door. So basically क्या हुआ, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि वो कमरे में जब आया तो उसने बोला कि भाई ये जो खटखटा रहा है ये पुलिस वाला है, जबकि वो सर्वेंट था. So this confusion forced Max to jump, है ना, और इसी की वजह से तो वो कूदा भाई, वरना वो नहीं कूदता, कूदने वालों में से था क्या वो? इस डिसीजन की वजह से ही तो वो कूदा, है ना. हाँ जी. From the window, assuming it to be a deck and hence helping Ozibel's plan to get relief from Max. और इस तरीके से उसने थोड़ा सा Ozibel का मदद कर दिया, है ना, to get relief from Max. Despite his unusual appearance, Ozibel's presence of mind helped him get rid of Max. अभी उसके अनयूजुअल अपीयरेंस के बावजूद ऑजिबल का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, देखो देखो शक्ल उसको लग रहा था कि स्पाई तो टीवी में देखे हैं तो वो तो बहुत ही हैंडसम होते हैं, एकदम जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार स्टाइल के होते हैं, तो बोले ये तो मोटा है, छोटा है, ये तो लग ही नहीं रहा है स्पाई है, हमने तो देखा है सुंदर सुंदर लड़कियां घूमती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे तो लगा था आज रात बहुत एडवेंचर होगा, कुछ भी नहीं हुआ, है ना. तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो रखा होता है एक तरीके से. सो डिस्पाइट हिज अनयूजुअल अपीयरेंस, ऑजिबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब देखता है ऑजिबल का प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो कहते हैं उसके अनयूजुअल अपीयरेंस के बावजूद ऑजिबल का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उसकी वजह से तो वो मैक्स से छुटकारा पा पाया, वरना कैसे पाता, है ना. सो ऑजिबल्स अपीयरेंस वाज जस्ट नॉट दैट ऑफ अ सीक्रेट डिटेक्टिव. ऑजिबल का जो अपीयरेंस था वो एक सीक्रेट डिटेक्टिव का नहीं था, है ना. The Maxim looks are deceptive, describes him best. और ये जो कहते हैं ना कि भाई वो पहचाने झूठी है, वो शक्ल उसकी झूठी है भाई, वो जैसा दिखता है वैसा काम है बहुत अलग है उसका. So as they say, do not judge a book by its cover. और जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज ना करें, Max was foolish to underestimate Ozibel. तो Max बेवकूफ था As they say, do not judge a book by its cover. जैसा कि वो कहते हैं कि भाई एक बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए. Max was foolish to underestimate Ozibel. Max बेवकूफ था कि उसने underestimate किया, ठीक है, Ozibel को, and he jumped out of the window when he got convinced by Ozibel's story. और वो कूद गया, ठीक है. He jumped out of the window जब वो convince हो गया Ozibel की स्टोरी से that there was police at the door, कि भाई दरवाजे पर पुलिस है, and there was a balcony outside the window. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन. कैसे ऑजिबल जो है वो मैक्स से छुटकारा पाता है बिना वेपन यूज किए. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत बार इसे घुमाड़ के सवाल बहुत बार पूछा जाता है भाई, अच्छे से देख के जाना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है. सो हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन, कि भाई कैसे वो बिना वेपन यूज किए उससे छुटकारा पा लेता है. When Ozibel told Max that it was the police, जब Ozibel Max को बोलते हैं कि वो पुलिस थी at the door, Max got in a hurry to escape. तो Max क्या हुआ, जल्दी कि भाई भागना, पुलिस आ गई वाला है ना, तो दिमाग नहीं लगा रहा था. And he accepted Ozibel's talk of there being, और उसने मान ली उसकी बात कि भाई वहां पे बालकनी है, right? So outside the window, Max planned to hide in the balcony. तो Max ने क्या प्लान किया कि हम बालकनी में छिप जाएंगे, and jumped from the window, और कूद गया. उसने लगा कि ये पुलिस को, एक बात बताओ, पुलिस आ जाएगी तो वो उसको क्या बालकनी में रखता हो क्या, पागल नहीं है वो, छुपने की कोशिश कर रहा है बालकनी में, तो पुलिस आएगी, पुलिस को बुलाया उसने सेफ्टी के लिए, गधा था बिल्कुल, है ना. So however there was nothing of the kind and he jumped to death. Describe Max as a secret agent. ये नहीं है important. Question of trust. Question of trust. Horace Danby is a thief who was cheated by another thief. Justify. तो कहते हैं कि भाई Horace Danby जो है वो एक चोर था, who was cheated by, जिसको दूसरे चोर ने धोखा दिया. It's like that, right? So justify. Horace Danby planned to rob a house. Horace Danby ने क्या किया था बच्चे, उसने एक घर लूटने की कोशिश की, but was deceived by a young lady inside. लेकिन वो एक young lady जो थी, है ना, उसने उसको बेवकूफ बना दिया. She claimed that the safe
held her jewels and tricked him into opening it. उसने क्या दावा किया कि जो सेफ है उसके अंदर उसकी ज्वेलरी है, और उसने बोला कि मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम बस मेरे लिए ये सेफ खोल दो, मेरे को जाना है, मैं कोड भूल गई हूं. एंड डैनबी बिलीव्ड शी वाज अनदर थीफ, और डैनबी ने ये बिलीव कर लिया कि वो एक थीफ है, which led him to trust her and ultimately डैनबी ने ये बिलीव थोड़ी किया था, she was another thief which led him to trust her. Ultimately, he was caught by the police, realizing too late that he had been fooled by someone pretending to be the owner's wife. है ना, तो ओनर की वाइफ समझ गया था उसको, थीफ थोड़ी समझा था. हाँ, उसने बिलीव कर लिया था कि वो वाइफ है, ये नहीं बिलीव किया था वो, अगर उसको लगता है ये चोर है तो उसके लिए थोड़ी ना कि वो खोल के देता कि भाई ये लो बिना उसके ग्लव्स के और मैं कर देता हूँ ना. ये तो बेवकूफ, वैसे तो था ही बेवकूफ, बट फिर भी. Horace Danby was a typical thief. Describe how he planned his work. बहुत ही typical thief था, अच्छा खासा कमाता था, समाज में अच्छी खासी reputation थी. Still guys, उसने क्या किया, चोरी करता था वो. Horace was a meticulous planner, बहुत ही बढ़िया planner था. He had been studying the house at Shotover Grange for 2 weeks, 2 हफ्ते से वो देख रहा था, उसकी रेकी कर रहा था. एंड ही हैड स्टडीड द प्लान ऑफ द हाउस, कि कहां पर एंट्रेंस है, कहां पर क्या है, डॉग है, नाम क्या है, एवरीथिंग. बट कहीं ना कहीं उसने ये पता नहीं लगाया कि मकान मालिक कौन है भाई, है ना. सो द इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम, द paths and the garden, he had seen the housekeeper hang the keys of the kitchen door on a hook outside. When the family left for London and the 2 servants were off to the movies, he found the perfect time for the theft. ठीक है, उसको क्या मिल गया, सही समय मिल गया चोरी करने का. अब तो चलो ठीक है, आगे बढ़े. How did Horace Danby feel sure of his success in that year's robbery? So Horace Danby was sure of his success in that year's robbery because क्योंकि he had gained enough information, क्योंकि वो बहुत information gain कर सका था about the house he had planned to rob, उस घर के बारे में जिसे उसने प्लान किया है लूटने का. He had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms and electric wiring, its path and its gardens. He even knew about the schedules of the people in the house. उसको तो भाई वहां पर रह रहे लोगों के schedules भी पता थे, फिर भी सोचो कितनी गलती की. Which made it easy for him to successfully rob the place, जिसकी वजह से उसके लिए आसान हो गया, है ना, जगह को लूटना. चलिए मैं अब आपको करवाती हूँ कुछ और सवाल अच्छे वाले. जस्ट अ मिनट बेटे, बस 2 मिनट दो. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक अलग क्लास लूंगी मैं, ठीक है ना. हाँ, एक अलग क्लास होएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, जिसमें हम सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. ओके ओके ओके. कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर ले. एक और वीडियो अब आप लोगों को मिलेगा, और वो कब मिलेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हम लोग करेंगे, ठीक है. Where was Lencho's house situated? कहां पर था लेंचो का घर? लेंचो का घर कहां सिचुएटेड था, बोलिए. टॉप ऑफ अ हिल. वेरी गुड. अगला सवाल. फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल लेंचो कुड सी हिज फील्ड एंड क्या देख सकता था वो, बताइए. वो ऊपर ऊंचाई से क्या देख सकता था, ट्रीज, मीडो, वाटरफॉल, रिवर.
रिवर। आगे बढ़ते हैं, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, कौन सी क्रॉप उगी हुई थी, कॉर्न। अगला सवाल जल्दी जल्दी कर देंगे, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, क्या चाहिए था अर्थ को केवल लेंचो के अनुसार, बोलो, रेनफॉल, अ शावर। आगे, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, कहां से एक्सपेक्ट किया था लेंचो ने कि भाई आएगा, नॉर्थ ईस्ट, वहीं की तरफ देख रहा था वो, है ना। नेक्स्ट है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन, क्यों जाता है वो बारिश में, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स, टू फीड द फिश। सो वो भाई वो रेन एंजॉय करने जाता है क्योंकि उसको पता था ये बारिश जो है बारिश नहीं है, ये सिक्के बरस रहे हैं समझ लो, क्योंकि ये बारिश होगी मेरी फसल अच्छी होगी तो मुझे पैसा अच्छा मिलेगा। What did Lencho compare the large raindrops with? किससे कंपेयर करता है, ये सवाल भी आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में, हाँ, कॉइन्स से। वेरी नाइस। Why was Lencho satisfied? क्यों था Lencho satisfied? बताइए, बोलिए। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, जो कि इंडिकेटर होता है कि भाई फसल अच्छी होगी। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स, लेंचो की फील्ड को क्या डिस्ट्रॉय करता है, हेवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड, क्या चीज डिस्ट्रॉय करती है, हेल स्टॉर्म। नेक्स्ट, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, है ना, कैसी लग रही थी, सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, जल्दी जल्दी करते हैं खूब सारे सवाल हो जाएंगे। लेंचो कंपेयर करते हैं द क्वांटम ऑफ डैमेज विद प्लेग ऑफ लोकस्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द वर्ड ऑक्स इन द चैप्टर और लेटर टू गॉड मीन, है ना, लेटर टू गॉड में ऑक्स का मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग एंड सिंपल पर्सन, डोमेस्टिक एनिमल, बोथ ए एंड बी, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट ऑक्स ऑफ अ मैन यूज किया था लेंचो के लिए, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड। अगला सवाल, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, क्यों चाहिए था अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। अगला सवाल, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, कैसे उसने डिसाइड किया कि भाई मेरा जो आखिरी एक बचा है कि मैं ये आखिरी जो एक तरीके से उम्मीद बची है रिजॉर्ट है ना, कैसे कॉन्टैक्ट करूं, थ्रू अ लेटर। आगे, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, कितने पैसे उसने मांगे, 100 पेसोस, क्योंकि उसको नई खेती करने के लिए और पूरे साल अपना खर्चा चलाने के लिए जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, क्या रिएक्शन था, बहुत हंसा वो, बहुत हंसा कि भाई क्या आदमी है ये। नेक्स्ट है, द पोस्टमास्टर वाज अ फैट अमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमिएबल, हेल्पफुल, फ्रेंडली, ठीक है। Why did the postmaster decided to reply to Lencho's letter? पोस्टमास्टर क्यों डिसाइड करते हैं टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, क्योंकि वो उसका फेथ भगवान में बने रखना देना चाहता था, है ना, और वो अच्छा आदमी भी था, एंड ही फेल्ट एम्पैथेटिक, तो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, बट मेन तो टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, ये मेन रीजन था। हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज, कितने, 70 पेसोस वो अरेंज कर पाया था। आगे, Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? Lencho जो है वो बिल्कुल भी सरप्राइज क्यों नहीं था पैसे देखकर, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान रिप्लाई करेंगे, है ना, सो उसको भगवान में बहुत विश्वास था। ऑप्शन नंबर बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो कैसा फील करता है जब वो पैसों को काउंट करता है, तो बोलिए, गुस्सा, उसको लगा 100 मांगे थे 70 मिले हैं, तो बीच में ये पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए पैसे, एंग्री। अगला सवाल, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, बताओ, बंच ऑफ क्रूक्स, याद रखना, यहां से सवाल आ जाता है। आगे, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन सेकंड लेटर में, क्या बोला, बचा हुआ पैसा दो और मेल से मत देना। आगे, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर लेटर टू गॉड हाईलाइट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर, ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर, बताओ, बताइए बताइए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, नेचर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर लेटर टू गॉड हाईलाइट। आगे बढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, जेएल फ्लुएंथस। व्हाट डज द स्टोरी टेल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, सिंपल मैन, हार्डवर्किंग, फेथ इन गॉड, ऑल ऑफ द अबव, बताइए, हार्डवर्किंग भी था, भगवान में विश्वास भी था, सिंपल आदमी था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, फॉर ब्लैंक स्पेस द हेल रेन 5 days 1 day an hour 4 hours 1 hour। आगे बढ़ते हैं, assertion reasoning का सवाल है, लेंचो wrote a second letter to God, he received only 60 pesos। ये एक स्टेटमेंट दिया है, ये इसका रीजन है, ये स्टेटमेंट
सही है, उसने एक लेटर लिखा था, है ना, भगवान को, ही रिसीव्ड ओनली 60 पेसोज, ये स्टेटमेंट गलत है. सो बोथ assertion एंड नहीं, assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर सी. अगला सवाल, लेंचो. डस्ट ऑफ स्नो पे चलते हैं, है ना. कहां से शुरू होगा? ये रहा. व्हाट डज द क्रो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज? ये जो क्रो है पोएम के अंदर, ये क्या सिंबलाइज करता है ना. डस्ट ऑफ स्नो जो है, व्हाट डज द क्रो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज? पोएम के अंदर क्या सिंबलाइज करता है? डार्कनेस, चेंज, सैडनेस, एंगर. क्रो क्या सिंबलाइज करता है? चेंज. वही तो बदलता है सारे सिनेरियो को, है ना. What effect does the dust of snow have on the speaker? क्या प्रभाव था डस्ट ऑफ स्नो का स्पीकर के ऊपर? Makes him colder, changes his mood, causes irritation, या makes him laugh? चेंज कर देता है उसका मूड. ऑप्शन नंबर बी. अगला सवाल, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? जो हेमलॉक ट्री है वो क्या सिंबलाइज करता है पोएम के अंदर? होम फॉर द क्रो, न्यू बिगिनिंग्स, अनएक्सपेक्टेड चेंज, रेयर ब्यूटी. क्या करता है बताओ? व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज इन द पोएम? क्या सिंबलाइज करता है? न्यू बिगिनिंग, अनएक्सपेक्टेड चेंज. यस, आगे बढ़ते हैं. चेंज ऑफ मूड सिग्निफाई इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. चेंज ऑफ मूड क्या सिग्निफाई करता है? सडन वेदर चेंजेस, स्पीकर्स रेजिलियंस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, या द पावर ऑफ नेचर. चेंज ऑफ मूड, पावर ऑफ नेचर. कि देखो, नेचर की वो चीजें जिन्हें हम नेगेटिव बोलते हैं, उन्होंने ही मेरे मूड को बदला, उन्होंने ही मेरी मदद करी, जिसकी वजह से मेरा मन सही हुआ. हाउ डज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो सजेस्ट वन शुड व्यू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स? कैसे जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो सजेस्ट करता है कि वन शुड व्यू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विद कॉशन एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, विद जॉय एज इनसिग्निफिकेंट. बताइए कैसे पोएम डस्ट ऑफ स्नो सजेस्ट करती है कि हमें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट मानना चाहिए, विद जॉय. एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए, है ना. सही हो सकती है चीजें. व्हाट इज द ओवरऑल मूड एट द एंड ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? क्या ओवरऑल मूड था पोएट का एट द एंड डस्ट ऑफ स्नो? कैसा था? खुश था, हैप्पी, जॉयफुल, रिफ्लेक्टिव. व्हाट माइट द पोएट हैव चोजन अ क्रो एंड नॉट अ मोर ट्रेडिशनली ब्यूटीफुल बर्ड? क्यों भाई क्रो को चुना? एक ज्यादा खूबसूरत बर्ड क्यों नहीं चुना? Dark atmosphere are common in the setting to challenge perception of beauty, to symbolize bad luck turning good. See, I think, right? क्योंकि वो चैलेंज करना चाहते थे the perceptions of beauty, कि भाई ये तुम परसेप्शन मानते हो ना कि भाई पीकॉक लेता तो मेरा मूड अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है. क्रो भी कर सकता है मूड ठीक. What could the day I had ruined suggest about the speaker's life before the poem's event of dust of snow? क्या सिंबलाइज कर सकता है बताओ? रिग्रेट कर रहा था वो अपनी पास्ट डिसीजंस को कि मैंने क्यों पूरा दिन बर्बाद किया, नहीं करना चाहिए था. हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? पैसेज ऑफ टाइम, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, या कैटलिस्ट फॉर चेंज, या नेचुरल ब्यूटी? कैटलिस्ट फॉर चेंज, है ना. आगे, व्हाट माइट द स्पीकर्स इनिशियल मूड हैव बीन बेस्ड ऑन इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? क्या हो सकता है स्पीकर का इनिशियल मूड, है ना, डस्ट ऑफ स्नो पोएम के आधार पर? एक्साइटेड, कंटेंट, डिसअपॉइंटेड, इनडिफरेंट. क्या हो सकता है? disappointed, right? आगे, what is the significance of the poem's title dust of snow? dust of snow title का significance, importance क्या है? highlights the poem's setting, presents fleeting moments, it signifies cleansing, या all of the above? all of the above. ठीक है. what could the crow have thought when it shook the snow in the poem dust of snow? क्या सोचा होगा पोएट ने जब उसने वो मिट्टी झाड़ी, उसके मिट्टी झाड़ी करी, वो क्रो ने वो डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके ऊपर डाला. It was cleaning its perch, it was playing, it noticed the speaker, it was trying to fly away. तो हो सकता है कि वो खेल रहा हो, कुछ कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक छोटा सा मोमेंट वो कर रहा हो. What does the fire primarily symbolize in the poem? Fire क्या symbolize करती है स्टार्टिंग में पोएम के? Desire and passion. Yes. What emotion is represented by ice in the poem? Indifference and hatred. Option number B. अगला सवाल जल्दी जल्दी. How can the world potentially end according to the poet? कैसे दुनिया अंत हो सकती है पोएट के अनुसार? बताइए.
by human emotions turn destructive? Yes. अगला, what does the poet believe about destructive power of ice? क्या बिलीव करते हैं पोइट डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ आइस के बारे में? लेस पावरफुल, इक्वली पावरफुल, कैन नॉट कॉज डिस्ट्रक्शन, ओनली हार्म इन कोल्ड क्लाइमेट्स, इक्वली पावरफुल। उसमें भी उतनी ताकत है फायर जितनी तबाही मचाने की। What could fire and ice metaphorically encourage people to do? कि फायर और आइस जो है वो मेटाफोरिकली क्या एनकरेज कर सकते हैं लोगों को करने के लिए? Engage in heated debates, explore extreme environments, balance passion and reason, avoid taking any risks. बताइए, what could fire and ice, क्या फायर और आइस मेटाफोरिकली एनकरेज करते हैं लोगों को करने के लिए? बैलेंस, पैशन एंड रीजन, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हो आप लोगों के वो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लेना, और क्वेश्चंस जो भी अब करवाए जाएं इस तरीके के उनको मिस नहीं करना है ना? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ दो। पीडीएफ्स ले लो, बढ़िया, तुम अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, बहुत ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ्स में जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, वहीं से पेपर निकल जाता है ना? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा उठा के नए सैम्पल पेपर बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। तो आपको पता है आपके पास अवेलेबल है, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं बस। तो तुम्हें बढ़िया लगे तो तुम ले लो, नहीं बढ़िया लगे तो भाई तुम अपना देख लो, कहीं ना कहीं तुम्हें तो सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे। हम लोग क्लास में वही सवाल करवाते हैं, उनसे कर लो। तो बहुत इजी है यार, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और बहुत बड़ा हुआ बना के रखा है हमने 10th को, नहीं है इतना बड़ा हुआ। अब थोड़ा सा चेंज होने लगा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, सीबीएसई बोर्ड चीजों को सीरियसली ले रहा है, तो इसीलिए आपको भी थोड़ा सा इसको लाइटली नहीं लेना है बस, ठीक है? बहुत ज्यादा ऐसे बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई जेई का ही एग्जाम है, ऐसा भी नहीं है ना? बट बहुत लाइटली भी नहीं लेना, जैसा यूजुअली सीबीएसई के बच्चे लेने लगे थे, टीचर्स लेने लगे थे, वो नहीं करना है कि भाई ये बॉयज में तो कुछ नहीं आता, मैं बताता हूँ क्या आता है, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए, है ना? तो कुछ तैयारी करनी है आपकी बार, सॉलिड करनी है। टीचिंग देखो यार, पेपर तो बढ़िया आएगा, चेकिंग का पता नहीं, देख लो क्या आप तो चेकिंग भी बढ़िया हो, तो इसलिए तैयार रहो हर सिचुएशन के लिए। आंसर प्रैक्टिस करते रहा करो, लिखते रहो, करते रहो, लिखते रहो, करते रहो। प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे बढ़ोगे आगे, है ना? तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ठीक है, ओके देन। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ये अब आप कर लीजिएगा, और अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक्स डाल देते हैं हम, ठीक है? तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वहां पे आपको दिखा भी देती हूँ, है ना? तो उससे क्या होगा, इजी हो जाता है बस, बाकी तो कोई सीन नहीं है। या आप देखोगे वीडियोस, और जैसे ही आप देखोगे वीडियो तो इस वीडियो के नीचे, ठीक है, ये देखो, मान लो ये है, तो अब आपको क्या करना है, या मोर में जाना है। जैसे आप मोर में जाओगे ना, तो ये आपको सेशन का पीडीएफ लिंक, एनी टॉपिक, एनी टाइम, लर्न 1-on-1, click on the link to book a visit now, book a demo,
CBSE क्लास 10th टेलीग्राम चैनल, Instagram CBSE 10th, class 10th WhatsApp channel, JEE channel, NEET channel. You guys can join these, join our community, WhatsApp community, Telegram community, Instagram community and बढ़िया स्कोर कर सकते हो. Now it is completely up to you, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ. और बढ़िया, आज की हमारी जो क्लास है यहीं खत्म होती है. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल बेस्ट.